गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। एनर्जी कैसी है? आज के दिन का आगाज कैसा है? आपका भी और आपका भी। मेरा तो हमेशा अच्छा होता है, मैं बड़ी एनर्जेटिक होती नहीं, हूँ। हमेशा से क्या मुराद है? नहीं, कभी कभी देयर आर डेज जब आप हाँ। थोड़ा नींद पूरी नहीं होती है एंड कभी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है या मूड ही अच्छा नहीं होता, चलें ये कहते हैं। तो उस टाइम पे हाँ, मॉर्निंग आपकी थोड़ी सी ऐसे डगमगा रही होती है, बट ये होता है कि आप एनर्जी अपने इर्द गिर्द के लोगों से लेते हैं एंड देन यू फील एनर्जेटिक एंड यू जस्ट गो विद द फ्लो। What defines your mood? Hi, so many things, don't ask me. Okay, that could be environment, that could be breakfast. नहीं, वैसे breakfast तो तुम नहीं Anything, करती सुबह इतनी जल्दी। anything, शुएब। अच्छा, I thought you'll say everything. मेरे साथ yes you can say, but ऑनर नहीं हम कह सकते कि everything। मेरे मूड बहुत जल्दी ऐसे ऐसे स्पॉइल होता है, ऐसे like within seconds मेरा मूड स्पॉइल हो सकता है, वो चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो। लेकिन कभी कभी कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन ये है कि हो जाता है। हो जाता है, बट चले, इंसान है, एक तरह की इंसान है सबीन, आप भी एक तरह की। हाँ, नहीं, पूरी पूरी में इंसान ही पूरी है। पूरी इंसान है, तो ये हो जाता है, इट्स नॉर्मल। तो एनीवेज जी, आपका मूड क्या चीज़ डिफाइन करता है, बताएं? मेरा खाना? मूड क्या चीज मेरा मूड नाश्ता? डिफाइन करते हैं? नहीं, नाश्ता तो शायद नहीं, हाँ नाश्ता बना कौन रहा है वो शायद डिफाइन कर रहा होता है। अगर बेगम बहुत प्यार से बहुत अच्छे से नाश्ता करा तो मूड वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सब उनको डिस्टर्ब नहीं करता। मेरी ख्वाहिश भी ये होती है कि नहीं, शी शुड टेक सम रेस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे से बाद उन्होंने ऑलरेडी उठना होता है, बच्चों के स्कूल की तैयारी एंड एवरीथिंग, तो मैं उस सुबह डिस्टर्ब नहीं करता नॉर्मली उसको। आई थिंक दिल भी नहीं कर रहा होता इतनी अर्ली, सबीन 5:30 पौने 6 तक कहाँ दिल करता है कुछ खाने का, तो ये एक मसला होता है। लेकिन ये होता है कि 11 से पहले कोशिश करें, 10 से पहले स्पेशली कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। खाएं, जरूर खाएं। ओके, तो अभी मैं बीच में ब्रेक में खा लूंगा, राइट? ओके, डन। चलें जी, आज की बात करते हैं। हाँ, तो आज की बात ये है कि सबीन अक्सर अपने आसपास लोगों को देख रहे हैं, किसी के बारे में हम कमेंट ये करते हैं कि ही इज कॉन्फिडेंट, राइट ऑन पॉइंट। किसी के बारे में हम कहते हैं अंडर कॉन्फिडेंट है ये, और किसी के बारे में हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट है ये। सो ये 3 कैटेगरीज होती है ना, अंडर कॉन्फिडेंट, राइट कॉन्फिडेंस एंड देन ओवर कॉन्फिडेंस। तो सबीन से मेरा सवाल यह है कि अगर आपके आसपास ऐसा हो कि अगर किसी शख्स कोई अंडर कॉन्फिडेंट है, तो हाउ डू यू सी दैट पर्सन एक्चुअली? आई थिंक मैं शायद कम्युनिकेट नहीं कर सकूंगी उस तरीके से जिस तरह से मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे लिए कम्युनिकेशन में एक होता है ना कि एक सेम लेवल होना, एक सेम केमिस्ट्री होना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आई डोंट नो, बिकॉज हर इंसान का अपना होता है। सो मैं ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रही होती अगर वो फ्रीक्वेंसी इज राइट, सो वो फ्रीक्वेंसी अगर मैच नहीं कर पा रही होती। ओके, अगर ओवर कॉन्फिडेंट है तब भी मामला यही है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही? ऑब्वियसली तब तो मामला खराब है। हाँ, आई वाज अबाउट टू से दिस, तब मामला खराब है। इन माय केस अगर कोई बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है तो फिर मैं ट्राई करता हूँ अवॉइड करूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक किस्सा बताती हूँ। अभी कुछ रोज पहले मैं एक शॉप पर गई और वहाँ पर कुछ फर्नीचर देखना था, और वो साइड वहाँ पर खातून थी जिनका वो बेसिकली स्टोर था, और वहाँ पर वो ऑब्वियसली फर्नीचर सेल करी थी और शी वाज द ओनर। अच्छा, जब आप एंटर होते हैं तो वो आपको थोड़ी वाइब आ जाती है, बिकॉज पूरा दिन हम इतने लोगों से बात कर रहे होते हैं, सब कुछ आपको देखते साथ ही थोड़ा वाइब आ जाती है, पता चल जाता है लोगों का कि कौन ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, कौन अपनी चीज़ बस ऐसी बेचने की कोशिश कर रहा है, अंदाजा हो जाता है। और लिटरली जो है वहाँ पर ऐसे हुआ कि वो इतना बोल रही थी कि उन्होंने पूरी कॉन्वर्सेशन उनको हाईजैक करने की कोशिश कर ली। ये उस पर्सपेक्टिव से अपनी तरफ से शी वाज ट्राइंग हर बेस्ट कि वो अपना फर्नीचर बेचें, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इशू फेस करना पड़ रहा था वो ये कि वो इतना बोल रही थी और वो इतना डोमिनेट कर गई थी उसके ऊपर कि आई वाज अनएबल टू थिंक, आई वाज अनएबल टू टेक डिसीजन, एंड इवन आई वाज अनएबल टू कंसंट्रेट कि मैं उस फोकस चीज़ पे नहीं कर पा रही थी। उनकी बातों ने उस चीज़ को इतना हाईजैक कर दिया। सो शायद मैं वहाँ से, उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, मैं वहाँ से कोई चीज़ खरीद लेती, बट मैं इतना इरिटेट हो गई कि मैं शॉप से बाहर चली गई। अच्छा, ये बहुत दफ़ा हमारे साथ होता है, ये हमारे साथ होता है किसी भी शॉप पे जब जाएं और वहाँ पे जो भी वहाँ पर आपको गाइड कर रहे होते हैं, सेल्समैन या वो डोमिनेट कर रहे होते हैं यहाँ पे, नहीं यही अच्छा है, यही चलता है, यही इन है, वो पहले भी इतने हमारे आर्टिकल सेल हो चुके हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। अपनी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हमारी ख्वाहिश मुख्तलिफ हो सकती है, हमारी स्पेस मुख्तलिफ हो सकती है, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। हमें जो रिक्वायर्ड है हम अपने हिसाब से लेंगे, हमारे हिसाब से गाइड करेंगे तो काम बनेगा। अच्छा, एट द सेम टाइम जो कॉन्फिडेंस लेवल की हम बात करते हैं, ये बाकी इट्स एन आर्ट कि बचपन से आपके अंदर आना शुरू होता है,
और अगर आपके अंदर ये आर्ट नहीं है तो फिर काम खराब होगा। अगर अंडर कॉन्फिडेंट है तो भी खराब होगा, नुकसान होगा। अगर ओवर कॉन्फिडेंट है तो भी काम खराब होगा। एक राइट कॉन्फिडेंस होना बड़ा आपके अंदर जरूरत है कि लोग आपको ये कहें कि आप कॉन्फिडेंट हैं। सो ऑब्वियसली वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। एब्सोल्युटली ऐसे। चलें जी, तो हमने आज की बात आपसे की है, हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे आज के मेहमानों से और करेंगे उनसे मजे मजे की गपशप, लेकिन उसके लिए आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ, यानी पीटीवी होम के साथ और पीटीवी न्यूज़ के साथ। तो विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हम अक्सर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि साइंस की दुनिया में पाकिस्तान का कारनामा, फलाने स्टूडेंट ने ये कारनामा कर दिया, इस यूनिवर्सिटी का ये एजाज़, तहकीक के मैदान में हम बहुत आगे, हमने फ़लानी एप्लीकेशन बना ली, हमने इसका प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर लिया, हम साइंस के शोबे में, मेडिसिन के शोबे में हमने ये तरक्की कर ली, हमने इनोवेशन पे काम कर लिया। लेकिन ये जो हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो हम बात कर रहे होते हैं, हम रिसर्च की बात कर रहे होते हैं, हम स्टूडेंट्स को बुला रहे होते हैं, उनको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमें उसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो बाद में नज़र नहीं आता। क्योंकि हम जब भी इस सवाल रखते हैं कि अच्छा व्हाट्स नेक्स्ट, तो वो कहते हैं कि हम ज़ाहिर चाहते हैं कि फिर इंडस्ट्री हमसे कोलैबोरेट करें, हम इसका कमर्शियल प्रिपरेशन करें। अक्सर सभी हम देखते हैं ना जी, वो लोकल सतह पर हमने गाड़ी भी बना ली, हमने हेलीकॉप्टर भी डिज़ाइन कर लिया, वी हैव डन दिस एंड वी हैव डन दैट, बट उसका कमर्शियल एस्पेक्ट नज़र हमें नहीं आ रहा होता। सो आज का हमारा मौजूद भी ये है कि रिसर्च के मैदान में अगर हम आगे हैं भी, एक तो ये कि क्या हम वाकई आगे हैं, लेकिन अगर हम आगे हैं तो उसका फ़ायदा उस तरीके से हम हासिल क्यों नहीं कर पा रहे। देयर इज अ गैप ना, कि वो चीज़ें आप आगे ला ही नहीं पा रहे होते। उसमें ज़रा देयर मस्ट बी सम इश्यूज ना, एक कनेक्शन, वही बात बता रही हूँ ना कि एक वो जो ब्रिज है शायद उसकी कमी है, जो कि बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना सोसाइटी, आपका एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री, इसका लिंक होना बड़ा ज़रूरी होता है। सो आज इस मौजूद पे बात करने के लिए शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया, उनका अपना भी बड़ा तजुर्बा है माशाल्लाह। बायोलॉजिकल साइंसेज में पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरेट हैं और वो ख़ुद 25 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स और जो उसमें से 2 बैनुल-अक़वामी सतह पर शायाशुदा किताबें भी शामिल हैं। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर साइमा नासिर साहिबा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन कमर्शलाइजेशन के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कि आपके ऑब्जर्वेशन भी ये है डॉक्टर साहिबा कि रिसर्च तो हो रही है बट हमें उसका वो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा जो हमें नज़र आना चाहिए। जी, मैं 100% एग्री करती हूँ आपसे कि पाकिस्तान में माशाल्लाह रिसर्च बहुत हो रही है, लेकिन जो उसके समरात हैं, जो उसके आउटकम्स हैं एक्चुअली, वो आउटकम्स हमें इंडस्ट्री और सोसाइटी दोनों में नज़र नहीं आते। क्यों? उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। कुछ तो ऐसे ऑब्वियस रीज़न्स हैं जो हर फोरम पर डिस्कस किए जाते हैं। ज़ाहिर है हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे पास फंडिंग की कमी है, ठीक है, तो वो फंडिंग जो है यहाँ पर हमारी ख्वाहिश होती है कि हर चीज़ के लिए फंडिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। तो गवर्नमेंट आपको एक लिमिटेड अमाउंट में फंडिंग दे सकेगी, तो वो उस फंडिंग के साथ जो रिसर्च होती है वो ज़्यादातर बेसिक रिसर्च तक महदूद रह जाती है। तो अप्लाइड लेवल की रिसर्च उससे थोड़ी कम हो रही है। एक ये रीज़न है, इस पे थोड़ी सी हम आगे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम उसको लिस्ट करें थोड़े से चैलेंजेस को, इसके अलावा ये है कि देयर इज़ अ वेरी बिग डिस्कनेक्ट बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया। अच्छा, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सामने रखे बगैर यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है। अच्छा, क्योंकि हमारा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जिससे हमें पता चले कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, और फिर उन सॉल्यूशंस के लिए यूनिवर्सिटीज़ काम करें। यूनिवर्सिटी अपने साइलों में काम कर रही है, बेहतरीन लेवल की रिसर्च प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री में जब वो रिसर्च लेके जाते हैं तो इंडस्ट्री को उसकी ज़रूरत नहीं है शायद। तो ये एक मेजर एरिया है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। और थर्डली मैं समझती हूँ कि जो एक एंटरप्रेन्योरल और एक रिसर्चर माइंडसेट है वो हमारे स्टूडेंट में डेवलप नहीं होता, और वो कभी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे आके डेवलप नहीं होगा। वी हैव टू डेवलप इट राइट फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेजेस, स्कूल लेवल से। देखिए, हमारा जो बच्चा है वो इनक्विजिटिव नहीं है, उसके अंदर जुस्तजू जानने की, और पहले पेरेंट्स उसे नहीं कुछ सीखना देते। सॉरी, मतलब ये मैं बिल्कुल शायद कुछ लोगों को मेरी ये बात पसंद ना आए,
लेकिन अगर एक छोटा बच्चा है और ये अब आपके पास चीज़ें पड़ी हैं, उसकी एक नेचुरल जुस्तजू है ये जानने की, वो उसे उठा के देखना चाहेगा। हाँ, पेरेंट्स रोकेंगे तो सब रोकेंगे, छोड़ दो बेटा टूट जाएगा। तो वो जो एक फियर है ना चीज़ों को जानने का, समझने का, वो हम उसके अंदर बहुत अर्ली एज से इंस्टॉल करते हैं। अक्सर बच्चे सवाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, पेरेंट्स अपने फ़ोन में बिजी हैं, बच्चे सवाल कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उनकी बात से। कहेंगे आपके लेवल का सवाल नहीं है। ऑल्सो ये कितने सवाल पूछता है। अच्छा, ये तो चले घर के लेवल की बात होगी, आप स्कूल लेवल पे देखें। आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग जब कोई सवाल करने की कोशिश कर रहे होते थे तो टीचर उसको एक पर्सनल लेवल पर लेकर चली जाती थी कि ये बच्चा या बच्ची मुझे क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल कि मेरा टॉपिक क्यों नहीं है। तो कल्चर तो हम वहीं से खत्म कर देते हैं। देखिए, आप जो साइंस और रिसर्च की बात करते हैं, तो इन दोनों लफ्ज़ों की अगर आप ओरिजिन देखें तो क्या है? टू नो, टू सर्च, जानना। तो आप तो जानने देने से रोकना बचपन से ही शुरू कर देते हैं। स्कूल में भी क्या है कि टीचर ने ज़्यादातर बच्चों को यही कहना है कि जो मैंने बता दिया है इसमें से आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये जो एग्ज़ाम वाला एलिमेंट है, ये भी आपके जो एक वो माइंड सेट डेवलपमेंट है रिसर्च पे, उसको बहुत ज़्यादा वहाँ हिंड्रेंस क्रिएट करता है। क्योंकि जब तक मैं ये समझती हूँ पर्सनली, और मैंने बहुत सारा काम किया जापान में, मैं स्कूल्स में जो है विज़िट करती थी, साथ जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें, वहाँ पर बच्चों का 8th क्लास तक कोई एग्ज़ाम नहीं होता। 8th क्लास तक? 8th क्लास तक। और उसमें अब उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो बच्चे सीख रहे हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग। वहाँ अगर कोई प्रैक्टिकल भी करवाया जा रहा है, लाइक वो बच्चों को कहेंगे कि आप इसमें से कोई चीज़ मेजर करके लेके आएँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले टीचर बताता है कि जी आपने यूँ मेजरिंग स्केल पकड़ना है, फिर यहाँ से यहाँ तक रखना है, तो ये आपका रिज़ल्ट आना चाहिए। तो वहाँ राइट एंड रॉन्ग नहीं है। वो कहते हैं कि ये मुख्तलिफ़ तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप ख़ुद सोचिए व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर यू गोइंग टू यूज़। आपको मेजरिंग टेप चाहिए, आपको कोई सर्कुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जाके वहाँ से मेजर करके लेके आएँ। और फिर वो किसी को ये नहीं कहते कि यू आर राइट एंड यू आर रॉन्ग, जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। ये जो फेलियर का खौफ है ना, ये हमें अच्छा रिसर्चर नहीं बनने देता। दैट इज़ अ वेरी बिग इशू। डॉक्टर साहब, हमारी बेसिक ख़राब है ना फिर। अब बिल्कुल है जी। अब देखें जो एग्जांपल आपने भी कोट की जापान के, हम अक्सर ये एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं जी, फ़लाने मुल्क में इतने साल से पहले बच्चा स्कूल नहीं जाता, फ़लाने मुल्क में, जिस आपने जापान की बात करी कि 8th तक एग्ज़ाम्स नहीं होते। इन आर सोसाइटी प्रेप में भी बच्चे ने जाना है, KG में भी जाना है, और उसने स्कूल चेंज करना है। आपके बच्चों को मुज़क्कर मोनस नहीं आते, इसको हम एडमिशन नहीं दे सकते। लिटरली दिस हैपेंड टू मी एक्चुअली, बिकॉज़ व्हेन आई मूव फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, तो मुझे मेरी बेटी को एडमिशन इसलिए बुनियाद पे नहीं मिला कि मुज़क्कर मोनस नहीं आते जी उनको। आई वाज लाइक, आई मीन व्हाट। सो ये जो आपने बात की कि इम्तिहान का ना होना, ज़ाहिर है कि ये पूरी एक चीज़ है जो कि हमें बदलने की ज़रूरत है बेसिक लेवल पर। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि यूनिवर्सिटी वाले तो फिर क्या करें, उनके पास तो देखिए वही बच्चे आ रहे हैं ना स्कूल और कॉलेज से, वो पूरे उस एटमॉस्फेयर से हो के आ गए हैं। अब यूनिवर्सिटी वाले क्या चेंज करेंगे उनको? देखिए, अब जाहिर है कि ऑल टुगेदर ना मैं, ना आप, ना कोई और तमाम चीज़ों को तो तब्दील नहीं कर सकता। तो हमने अपने ही रिसोर्सेज और अपनी तमाम लिमिटेशंस के मुताबिक जो है इन चीज़ों को लेके चलने। कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल पे तो हमें अपना एग्ज़ाम सिस्टम थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। कि हम एक पढ़ी हुई किताब में से वही नॉलेज की टेस्टिंग करने की बजाय उसको किसी प्रॉब्लम्स की बेस पे टेस्ट करें। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही की बात नहीं है, आप देखें जो हमारा एक क्राइटेरिया है फैकल्टी हायरिंग का। देखिए, आप फैकल्टी जब हायर करते हैं, आप देखते हैं उसके ग्रेड्स क्या थे। ठीक है, नो डाउट, मैं चैलेंज नहीं करी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी पब्लिकेशंस कितनी हैं? अब वो पब्लिकेशन से ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि आप ये पूछें कि आपकी पब्लिकेशन की एप्लीकेशन क्या थी। उसको आप सिर्फ एक आप उसको सिर्फ आउटपुट के तौर पे ना लें, आप उसे क्वांटिटी के तौर पे ना जाएं कि इसकी 2500 पब्लिकेशंस हैं या इसकी पब्लिकेशन इस लेवल पर पहुंच गई है। उसकी एप्लीकेशन पे बड़ा, आपने वेरी राइटली सेट किया होना चाहिए। तो आप अगर एक जब फैकल्टी हायर करते हैं और आप ये देखें कि उस फैकल्टी ने किसी इंडस्ट्री का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, या आपकी सोसाइटी में देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, उसने अगर कोई एक
प्रॉब्लम सॉल्व किया, आप उसे कम से कम 10 पब्लिकेशंस के बराबर रखें, ये रखें। बिल्कुल तो ऐसे आप ही है। देखिए कि आपकी ये जो रिसर्च है ये इसका इसमें quality कैसे आ आपको जाएगी। इम्पैक्ट नजर आना हाँ, शुरू होगा। बिल्कुल नजर और आएगा। अभी देखिए फंडिंग करते हुए क्यों लोग हिचकिचाते हैं। बहुत हिचकिचाते हैं, प्लस आपकी इंडस्ट्री नहीं आती आपके पास। आपकी सोसाइटी भी अक्सर वो यही कहती है कि जी क्या रिसर्च हो रही है हमारे मुल्क में। परसेप्शन यही है। तो ये परसेप्शन चेंज कैसे होगा? इसी तरीके से होगा कि जब लोग, देखिए मुझे वो इंसान अच्छा लगेगा जो इंसान मेरा कोई मसला हल कर रहा है। अगर वो अपने ही लिए सब कुछ कर रहा है तो वो तो अपने लिए अपनी तो प्रोफेशनल important, ग्रोथ हाँ। करे। आपकी अगर 100 पब्लिकेशंस भी हैं तो मुझे उनका क्या फ़ायदा है? सही बात है। लेकिन Society को अगर क्या फ़ायदा? आपने एक छोटा सा काम किया है जिससे आपने मेरे घर में कोई साफ पानी नहीं आ रहा था, आपने वो पानी को साफ करने का इंतजाम कर दिया, तो मैं और 50 लोगों को जाके बताऊंगी कि जी ही इज अ वेरी सो गुड बेसिकली रिसर्चर। एक माइंडसेट चेंज करने की बहुत बिल्कुल। ज़रूरत है कि आपने अपने लिए डिग्री फॉर द सेक ऑफ डिग्री वो तो चले आपने ले ली, लेकिन आप उसका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट देखें कि उसका मुल्क को क्या फ़ायदा, उसका दुनिया को क्या फ़ायदा। मैं कहूँगी उससे भी थोड़ा वो देखें, क्योंकि इतने इश्यूज़ हैं जो कि अब Global ग्लोबल issues इश्यूज़ हैं, वो सिर्फ आपके नेशनल इश्यूज़ नहीं हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे टीचर्स बहुत छोटी एज से भी बच्चों को क्यूरोसिटी उनकी कभी किल ना किया करें। पेरेंट्स उनका भी बहुत ज़्यादा काम है, एंड देन यूनिवर्सिटी लेवल पर जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं सोशल मीडिया की दुनिया की। सोशल मीडिया की जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको नज़र आ रही होती है। अब तो ऐसी ऐसी व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है, बल्कि अब तो खैर बहुत पुरानी हो गई है, क्योंकि अक्सर हम भी अब बात कर रहे होते हैं कि नई नई टर्म्स हमें सीखने को मिल रही होती हैं, नई नई चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। फिर जेन ज़ी की अलग चीज़ें होती हैं, जनरेशन अल्फा अलग है हमारे पास, अल्फा हमारे पास छोटी है, ज़्यादा छोटी है, लेकिन चलें आजकल मैं कहती हूँ 3 साल के बच्चे को आप फ़ोन पकड़ाएं, उसको पता होगा कि उसने इंस्टाग्राम पे कहाँ जाना है, क्या Yes, करना है। that's Anyhow, true. आप अब किसी बच्चे से पूछना जेन अल्फा के व्हाट डू यू वांट टू बी, तो वो कहेगा आई वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, आई वांट टू बी अ सोशल मीडिया स्टार, आई वांट टू बी अ यूट्यूबर। सो ये चीजें इसलिए भी होती है क्योंकि हमारे आसपास हमें ऐसे लोग नजर आ रहे होते हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे होते अपना हैं। इंटरेस्ट ट्रिप हाँ, वो बड़ा अपना अच्छा होता interest, है। that's true. खाने में किसको इंटरेस्ट नहीं होता? सबको ही होता है, जिसको नहीं होता वो झूठ बोलता है। आई मस्ट से दैट। अच्छा, तो फूड व्लॉगिंग की अगर हम बात करें तो स्पेशली अगर इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से मैं इसको देखूं तो हमें बहुत अच्छा काम नज़र आ रहा है। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है इस बुनियाद पर, चूँकि एक जनरल राय है, अमूमी राय है कि इस्लामाबादी खाने उनका टेस्ट नहीं होता इतना। इफ़ यू कंपेयर इस्लामाबादी फूड विद लाहौरी फूड और द कराची का खाना, तो आपको लगता है कि नहीं, देयर इज़ अ लॉट डिफरेंस जो दोनों के खानों में, स्पाइसेस में। तो आप कहते हैं यार इस्लामाबादी खाने को आप कैसे रेट करते हो, उसमें तो मज़ा ही नहीं आता अगर बाहर से कोई बंदा आए। सो इस्लामाबाद में रहते हुए इस्लामाबादी खाने को प्रमोट करना, इस्लामाबादी कुजीन्स के बारे में बात करना, इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो आज ऐसे ही व्लॉगर ने हमें ज्वाइन किया, 6 साल पहले उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया था। ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग वर्क ऑन इंस्टाग्राम स्पेशली। नबील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नबील, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। फूडी हैं? बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाई वरना मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाता है कि खाने का भी इतना शौक नहीं है और नई नई चीज़ें ट्राई करते हुए वैसे इंसान डर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग जब जाते हैं किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने, तो क्या एंजाइटी होती है या नई चीज़ ट्राई करते हुए डर लगता है? मुझे बहुत अच्छा, लगता है आई एम वैसे। समवन जो कि मतलब बड़ा ही मतलब नए जो क्यूजीन्स होते हैं ना, मतलब व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो उसके अंदर ऐसे होते हैं नहीं नहीं यार अच्छा जो पुराना है ना वही हमने खाना है, ट्राई करना है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार अच्छा मुझे ये भी ट्राई करना है, मुझे ये भी ट्राई करना है। और उसके अंदर अक्सर मेरा वो हो जाता है यार नहीं मुझे अपना वाला शेयर करवा दो तुम अपने साथ, ये जो मैंने ऑर्डर किया बिल्कुल भी इसका अच्छा मतलब नहीं है जो ये राय रखते हैं कि पुराना ही खाते हैं वो ठीक रखते हैं। लेकिन अच्छा ये भी एक करेज है ना आपके अंदर कि आप एटलीस्ट ट्राई करते हैं। फॉर पीपल लाइक मी, मैं कहीं जाऊंगा तो अच्छा मेरे स्पेसिफिक 6-7 कुजीन्स हैं। अच्छा जिस मर्जी होटल में चला जाऊँ मैं उन्हीं के गिर्द घूमता रहता हूँ। आई कांट ट्राई द न्यू थिंग्स, मतलब आई एम हैविंग अ फियर ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स इन फूड। आपके अंदर ये फियर नहीं है? मेरे अंदर नहीं है, हाँ। एंड आई एम लाइक फॉन्ड ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स। मुझे अच्छा लगता है नई चीज़ें ट्राई करके, क्योंकि ठीक है एट टाइम्स आपका एक्सपीरियंस बुरा गुजरता है, बट एट टाइम्स यू डिस्कवर समथिंग वेरी यूनिक, और वो फिर जब आप अपने फॉलोअर्स के साथ उनको बताते हो, वो लोग जाके ट्राई करते हैं, तो वो एक बड़ी विन विन सिचुएशन खुद आप कस्टमर बन जाते हैं उस जगह के। खुद बन जाते हैं, exactly। क्वालिटी इसी वजह से कहते हैं कि जब आप क्वालिटी लाते हैं अपनी चीज़ में, तो ऑब्वियसली आपको उसका फल ज़रूर मिल रहा होता है।
डू यू रियली थिंक एज अ फूड ब्लॉगर आप देख रहे होते हैं कि जो तमाम रेस्टोरेंट्स हैं, क्या वो, क्योंकि शुरू में हमें जब जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं वो कहते हैं कि शुरू में हम जाएं तो चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, बट आहिस्ता से जब उनको एक हाइप मिल जाती है, लोग आना शुरू हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या केसेस आपने भी देखे? ये बिल्कुल केसेस ऐसे हैं। उसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है ना, उनके लिए क्वांटिटी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जब हम लोग जाते हैं एट दैट टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, तो वो उस तरह से रेस्टोरेंट के ऊपर भी मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स इतने नहीं होते, बर्डन उतना नहीं होता है, तो वो डेफिनेटली दे आर फाइन ट्यूनिंग एवरीथिंग और वो बड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी आपको कर रहे होते हैं। बट जब पोस्ट वगैरह लगती है, अचानक से एक मतलब फ्लड आता है लोगों का, कस्टमर्स का, तो वो डेफिनेटली आपको भी पता है कि क्वांटिटी मैनेज करना मुश्किल हो जाती है। घर में दावत हो, बहुत सारे मेहमान आ जाए, अम्मी से भी खाना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो वही वाला सीन है। देख बन जाए ना तो सही होता है, मतलब सीधा देख के उड़ गई है। वैसे जितनी बड़ी दावत की वो बात बड़ा देगचा चढ़ाते और लेकिन देखना बड़ा देगचा इज अ बर्डन ना, क्योंकि रूटीन में आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी बना रहे होते हैं, तो एकदम आप लाइक 2 किलो चावल से कुछ 10 किलो चावल पे जाएंगे तो काम खराब होगा, बिल्कुल हो जाता है। सो कितना एंजॉय करें अपने फूड व्लॉगिंग के सफर को इस्लामाबाद में? या आपको लगता है कि अगर मैं किसी और शहर में होता मैं ज्यादा एंजॉय करता? अच्छा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कहता हूँ अभी जिस तरह से अभी आपने स्टार्ट लिया, तो आपने बताया कि मोस्टली लोगों के लिए ना इस्लामाबाद का फूड रेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट फॉर मी आई फील कि आई एम सो ब्लेस्ड टू बी इन इस्लामाबाद, और मैंने इस्लामाबाद का फूड ट्राई किया हुआ है, बिकॉज ये आपको ऐसा एक्सपोजर दे रहा है जो कि शायद आपको और दूसरे सिटीज के अंदर नहीं मिल रहा। ये तो बेस्ट बन गया इस्लामाबाद के फूड के। हाँ सीरियसली आई एम, मैंने टॉक अबाउट इट लाइक एवरीवेयर, क्योंकि रिसेंटली आई वेंट टू बाकू और वहाँ पे मैंने जो फूड ट्राई किया, आई वाज सो एक्साइटेड कि अच्छा मैं जाके एक इंटरनेशनल कुजीन ट्राई करूंगा। आई वेंट टू सऊदीया एंड आई वाज इक्वली एक्साइटेड ओवर देयर, बट लेकिन जब मैंने ट्राई किया फूड तो देयर वाज नथिंग जो कि मुझे वो कर सका, फैसिनेट कर सका, बिकॉज वो तमाम वो चीजें थी जो कि मैंने इस्लामाबाद में ट्राई की। रियली यानी आपको वो ऑथेंटिक टेस्ट यहाँ मिला हुआ था ऑलरेडी। एग्जैक्टली। तो ये जो राय रखते हैं ना कि बर्गर्स का शहर है और बर्गर सिखाते हैं सिर्फ, ऑनेस्टली ये दिस इज अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन, जिसको चेंज करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद का खाना बहुत पसंद है। अगेन मे बी फॉर समवन पर्सनली आई मीन इट्स बिकॉज आप जब फूड मतलब इलाके की बात होती है, मैं अगर कराची जाके कराची बिरयानी खाऊं तो शायद मेरे स्पाइसेस से मेरे सर में दर्द। बिरयानी नहीं खाने से भी और भी चीजें हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये तो मैं कराची ले जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या मशहूर है कराची का? और कराची की तो डेफिनेटली बिरयानी मशहूर है काफी ज्यादा, तो उसी के ज्यादा चर्चे हैं, लेकिन वैसे बंस रोड के ऊपर काफी और डिफरेंट चीजें। हाँ जी एग्जैक्टली, बहुत कुछ है, बहुत कुछ कबाबों की इतनी वैरायटी है, लेकिन हाँ ये सभी इनको बिरयानी लगता है किसी ने बहुत स्पाइसी मिल चुकी है, तो ये कहती है बस कराची की बिरयानी जो है ना, आई डोंट लाइक दैट ऑनेस्टली। आप पुलाव वाली होंगी। अनपॉपुलर ओपिनियन बट आई डोंट लाइक दैट, इट्स वेरी स्पाइसी। ये नई बहस मत छेड़ो। अच्छा जो नई चीज़ आपने ट्राई की, हाँ ऑनेस्टली कोई कराची वाला सुन रहा होगा हमें, तो जो आपने इस्लामाबाद में नया फूड ट्राई किया, 5 चीज़ें ऐसी बताएं जो कि बिल्कुल नई थी इस्लामाबाद के लिए, आपके लिए, आपको लगा कि ये 5 चीज़ें ऐसी जो वन शुड ट्राई, किसी जगह का नाम नहीं नई चीजें। हाँ ऑब्वियसली आई नो, नई चीजें अब ऐसी तो नहीं रही जो कि नई है, लेकिन स्टिल जो मेरा इस्लामाबाद के लिए नई है, आपके इस्लामाबाद के लिए नहीं है, मतलब इस्लामाबाद के अंदर रिसेंटली, मतलब आप 1-2 साल पहले की बात कर लो, व्हेन टर्किश फूड केम इन एग्जिस्टेंस, तो मतलब वो लोगों ने काफी ज्यादा लाइक किया और ऐसा ऐसा अभी उसकी बहुत ज्यादा एक फैन बेस बनती जा रही है। आई रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू बी किड, तो सिर्फ हमारे पास या तो देसी कुजीन होता था या फिर चाइनीज होता था। चाइनीज की बहुत ज्यादा वो एक थी डिमांड, और फैमिलीज वगैरह के अंदर कुछ अगर आपने स्पेशल ट्रीट करना है किसी को तो आप चाइनीज के लिए करते हैं, और अभी सेम वो परसेप्शन हमारा टर्किश के लिए डेवलप हो गया। टर्किश, और फिर उसके अलावा जो अरबिक शवामाज हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि टोर्टिला रैप के अंदर आते हैं। पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो पीटा ब्रेड वाले शवामे का है, लेकिन टोर्टिला के अंदर वो पड़ा हुआ शवारमा एक बड़ा सा बेसिक उसका लाइट सा फ्लेवर होता है, दैट्स वेरी इजी टू डाइजेस्ट एज वेल, तो वो एक बड़ा अच्छा है। हाँ हेवी नहीं लगता आपको? बिल्कुल पीटा ब्रेड वाला जरा हेवी लगता है, आपको वो भी नहीं लगता वैसे? नवीन आप भी फूडी हैं ऑब्वियसली, तो वो धीर जान के कहा है। अच्छा ये भी फूडी है क्योंकि आप भी फूडी हैं, तो वो ज्यादा फूडी है। वो ज्यादा ऑब्वियसली उनका तुरंत तो पैशन बनाया हुआ अपना, फूडी है तो पैशन है ऑब्वियसली। सवाल बुला दिया मुझे। सवाल इसलिए बुला दिया कि मैं सबीन से पूछने लगा था कि सबीन इस्लामाबाद में आपको ये टर्किश फूड या ये जो हम मिडिल ईस्टर्न डिशेस कहते हैं, आप ट्राई करती हैं, पसंद आती हैं आपको? अब मैं सब कुछ खा लेती हूँ, मतलब मैं नहीं ऑनेस्टली मेरे वो वाले मसले नहीं है कि मुझे स्पेसिफिक कुछ चाहिए कुछ। आई थिंक आई कैन, मैं बड़े इजी गोइंग हूँ, सो आई कैन ईट एनीथिंग, आई मीन until unless it's not spicy, because obviously उस एक स्पाइस एक हद तक टॉलरेट हो जाता है, बट अदरवाइज आई थिंक इस्लामाबाद के खाने वैसे इतने स्पाइसी नहीं होते उस लिहाज से। देन आई बिलीव आपको अरबिक कुजीन काफी पसंद आएगा। हाँ वो लेस स्पाइसी होता है। हाँ वो थोड़ा बहुत ही बिका होता है वैसे। आपको कहाँ का खाना सबसे ज़बरदस्त लगता है? बिकॉज आप ट्रैवल भी करते हैं, इंटरनेशनली भी आपने बात की, पाकिस्तान के, स्पेशली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बताएं, कौन सी कुजीन आपकी फेवरेट है, कहाँ की?
रेस्टोरेंट का नाम नहीं था। अगर आप रूट की बात करें ना, देखें एवरीवन इज अ देसी फूड लवर, ठीक है, That's आप true. जितना मर्जी हाँ, खाना वो ट्राई हमारे- कर लो, जो हमारे roots में आपको हमारे रूट्स में है, सही जो बात है। आपकी रूह को सुकून, एक मतलब वो मटन कढ़ाई और ओए बिरयानी ओए देता है ना, बिरयानी lover आया। बारबेक्यू जो देता है वो मेरा नहीं ख्याल, आप जितना मर्जी टर्किश खा लो, जितना मर्जी चाइनीज खा लो, हाँ, वो वो vlogging के लिए आपको तो नहीं ठीक देगा। है। पेट हाँ। उसी से भरता है। हाँ, हाँ पेट उसी से एग्जैक्टली, भरता है। पेट उसी से भरता है, What- प्रॉपर्ली कलौंजी नान और उसके साथ कढ़ाई आहा, खाने का। और यानी garlic। कंप्लीट मील यही है जी, जिसमें बारबेक्यू भी हो, उसमें मटन कढ़ाई या कोरमा हो और साथ में बिरयानी हो। थोड़ी स्पाइसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ना से, लेकिन स्पाइसेस होने चाहिए। आई बिलीव कि ये ना होना बिल्कुल फिक्की, हाँ, हल्के दैट फुल्के। वोंट बी बिरयानी देन। अच्छा, जो नए रेस्टोरेंट्स आजकल खुल रहे हैं, हम ये भी देखते हैं कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ये कल्चर है ना। अच्छा, नया रेस्टोरेंट, सबसे पहले फूड व्लॉगर वहाँ पहुँच रहे होते हैं और फिर उनकी वजह से बहुत लोगों तक ये बात पहुँचती भी है कि अच्छा उसका एम्बियंस कैसा है, सर्विस कैसी है, वैरायटी कैसी है। उसमें भी आप लोग गालिबन एक दो डिशेस तो लाजिम बता ही देते हैं कि दैट्स अ मस्ट ट्राई इफ यू विजिट दैट पर्टिकुलर स्पॉट। कितना कल्चर आपको ये नजर आया कि नए नए रेस्टोरेंट्स और एक्सेप्टेंस ऑफ दोज न्यू रेस्टोरेंट्स एंड न्यू कुजीन्स इन इस्लामाबाद? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इन सेंस द वे पीपल फॉलो फूड ब्लॉगर्स, और जिस तरह से उन लोगों ने फूड ब्लॉगर्स को प्रॉपर्ली अपनी एक आप कह लेंगे रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ है। Yes. पहले देयर वाज समथिंग मतलब गोइंग नेगेटिव अराउंड कि नहीं अच्छा फूड ब्लॉगर तो पेड एड्स करते हैं ये वो, लेकिन रिसेंटली एक जो शिफ्ट आया है, आई डोंट नो कि वो जनरेशनल शिफ्ट है कि जो नए आने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर लाइफ की तरफ जा और रहे हैं, मे बी और वो उनको बहुत रिस्पांसिबल ज़्यादा कंटेंट भी काफ़ी आया है। रिस्पॉन्सिव कंटेंट भी काफ़ी है, बिल्कुल अप्रिशिएट करें। आई सी द कमेंट्स अंडर माय पोस्ट, तो उसके अंदर अगर कोई लड़ रहा होता है ना, अच्छा ये तो पेड रिव्यू है, तो नीचे बताते हैं कि नहीं पेड नहीं है, हम तो मतलब वी आर वेरी ग्लैड टू नो अबाउट ओके दिस फाइन, प्लेस। इवन नबील इफ इट्स पेड, यार आपकी एनर्जी लग रही है, आप टाइम दे रहे हो, आप you're इन्फ्लुएंसर, आप अपना प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हो, अच्छा आपका काम है ना, तो पेड वाला एलिमेंट तो हो गया एक तरफ, लेकिन ज़ाहिर है एट द सेम टाइम आप उसमें एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट भी डाल रहे हो, आप उसमें बात कर रहे हो कि अच्छा क्या है कैसे, तो वो तो फिर ज़ाहिर ऑडियंस ने डिसाइड करना है। उसको देखते हुए हर बंदे की अपनी पसंद हो सकती है, हो सकता है किसी को एम्बियंस ही पसंद हो सकता है कोई सिर्फ और सिर्फ जाना चाहता हो कि मैंने एक बर्थडे पार्टी वहाँ पे करने, तो क्या वहाँ पे ऐसा एम्बियंस होता है या नहीं होता। सो अब मुझे बताएं कि नबील, जब भी आप बाहर जाते हैं और व्लॉगिंग करते हैं, कुछ चैलेंज फेस करते हैं आप? जैसा सभी अक्सर सवाल करते हैं कि सारा खाते हैं आप, जो सारा रखते हैं हम सारा खा जाते हैं। मासूमाना सा सवाल है जेनेरिक। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि साथ फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो मेरा तो अभी वो वाला सीन हो चुका है कि मतलब आप एक चीज़ का काम कर रहे होते हो ना, तो वो देख देख के इतना आपका दिल भर जाता है। आई एम अ फूडी, हाँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वो अब देख के फूड उस तरह से फैसिनेट नहीं कर रहा होता है, तो आई नॉर्मली बस सिर्फ जितनी भूख है थोड़ा बहुत खा लिया, सारा सीन से। लेकिन अब वो वाला फेज आ चुका है कि घर जाके ना अम्मी के हाथ की रोटी और वो वाला खाना ज़्यादा आपको घर में भी खाते हो? घर में तो घर वाले कहते नहीं बाहरों खा के नहीं आया? नहीं, बाहर मैं बता रहा हूँ ना, बाहर में इतना नहीं खाता हूँ अब। अच्छा, डेली व्लॉगिंग होती है आप लोगों डेली की? और दिन में 2-2 3-3 जब आपको Pipeline कवर में करने होती होते है। हैं, तो वो फिर बड़ा वो डिफिकल्ट हो जाता है सीन सिनेरियो मैनेज करना। तुम और मैं इधर बैठ के क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है चलते हैं एक फूड व्लॉगिंग एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं एंड देन वी स्टार्ट अर्निंग। देखिए आप क्यों कमा रहे होते हैं खाने के लिए, एग्जैक्टली। तो हम वही करना शुरू करते हैं। फिर नबील हमें भी सिखाओ यार, ये तो हमें करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो अच्छा मैंने देखा है कि कंपटीशन बड़ा हेल्दी है इस्लामाबाद के फूड व्लॉगर्स का। आई मीन दे सपोर्ट ईच अदर विच इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। क्या चीज़ है जो कि डिफाइन करती है कि मिलियन व्यूज आएंगे आपकी वीडियो पे? यूनिक चीज़, ओके, कोई यूनिक दैट इज चीज़ है। द यूनिक इन द सेंस के उसकी डिलीवरी, आपका कंटेंट की डिलीवरी नहीं, कंटेंट प्रोडक्ट इटसेल्फ यूनिक होना चाहिए। ठीक है। रिसेंटली मैंने अभी एक नई चीज़ है, यूके का फेमस वो जैकेट पोटैटो के नाम से एक चीज़ लैंड की है। Jacket potato? हाँ जी, जैकेट पोटैटो। वो बेसिकली बेक पोटैटो होता है, बेक पोटैटो के ऊपर वो लोग बीन्स और चीज़ डाल के, चिकन टिक्का चंक्स डाल के वो सर्व कर रहे हैं। बस आपने मुझे ब्रेक में नाम बताना है डन इंशाल्लाह। वहाँ पर वो मैंने ट्राई किया और वो मुझे पता था कि वो कंटेंट ऐसा है कि जब मैंने डालना है तो अवाम ने एग्रेसिवली रिएक्ट करना है उसके ऊपर, एंड दैट वीडियो वेंट लाइक अराउंड 1.6 मिलियन व्यूज, और ऑन इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर भी, मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, दैट गैदर्ड अराउंड 800 के व्यूज, मतलब दैट्स आल्सो गोइंग टू हिट अ मिलियन ओवर द टिकटॉक एज वेरी वेल। नाइस। तो वो यूनिक जो प्रोडक्ट है ना, एट द एंड ऑफ द डे वही चीज सबसे ज्यादा मैटर कर रही होती है। ज़ाहिर है, लेकिन आप हर बंदा के बिरयानी दिखा रहा होगा या प्लेटर्स दिखा रहा होगा, ये इवन देखें ना टर्किश एंड देन आपने जो शावरमास की बात की वो बहुत ज्यादा कॉमन होते चले जा रहे तो हैं। ऑब्वियसली जब आप कुछ डिफरेंट दिखाएंगे तो लोग अट्रैक्ट तो होंगे। डिफरेंट लॉन्च करो ताकि फूड ब्लॉगर्स डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करें। अच्छा, आपने हाँ, क्योंकि अभी exactly। टिकटॉक का भी जिक्र किया, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बढ़ चुके हैं, सारे कंपटीशन भी उस लिहाज से बढ़ चुका है। क्या कंटेंट सेम रखना होता है या फिर इंस्टाग्राम की ऑडियंस अलग है, टिकटॉक की अलग है, फेसबुक की अलग है? कंटेंट को किस तरह से आप मैनेज करते हैं? अच्छा, नंबर एक चीज़ के ऑडियंस तो बिल्कुल अलग है। ओके, जो इंस्टाग्राम के ऊपर लोग हैं, जो टिकटॉक के ऊपर लोग हैं, वो हर एक बंदे की मुझे लगता है कंफर्ट ऐप होती है, जैसे कंफर्ट फूड बिल्कुल होता है ऐसे ना, ही, कंफर्ट हाँ। ऐप है वो। एवरी टाइम मतलब वो बगैर ही आप कह लो फोन खोलते हो तो उसी डायरेक्ट ऐप पे आपका जाएगा, उसी ऐप के ऊपर ऐसे आप ही जा रहे होते हो।
तो वो उस तरह से, और मुझे लगता है फिर थोड़ा लोकेशन बेस्ड भी है हमारा सारा सीन सिनेरियो। अब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कि रावलपिंडी में ज़्यादा टिकटॉक यूजर्स है एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज मोर लाइक अ इंस्टाग्राम यूजर ऐप। और अगर आप सिटीज़ का भी मुझसे पूछे ना तो आई फील, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया, लाहौर इज मोस्टली टिकटॉक थिंग। तो इन सिटीज़ को हम इंस्टाग्राम का नाम देते हैं, और कराची की तरफ अगर आप जाएं तो वो दैट्स मोर लाइक ए यूट्यूब थिंग। और वहाँ पर आपको YouTube क्रिएटर्स भी ज़्यादा मिलते हैं। That's true actually। हाँ, तो ये मेरा अपना पर्सनल वो है। इसका मतलब है कि अगर आप रावलपिंडी जा रहे हैं फॉर फूड व्लॉगिंग तो आपकी कोशिश होगी कि वीडियो शुड बी फोकसिंग ऑन टिकटॉक। इस्लामाबाद में अगर आप करें तो you'll be more focusing on Instagram। True that। और रीच भी उसके हिसाब से आ रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। That's nice। ऐसा होता है कि प्रेशर भी बिल्ट हो रहा होता है आपके ऊपर पीछे से कि यार जल्दी अपलोड करें वीडियो, देखें ना इतने देर हो गई, आपने वीडियो अपलोड नहीं किया, आपने दूसरी वीडियो अपलोड कर दी, आपकी वाली वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे? एंड देन री एडिट्स वो भी होते हैं। री-एडिट्स भी होते हैं, और अगेन जैसा से शुएब ने बात की वो भी सारा प्रेशर होता है सीन से, लेकिन वो फिर हम लोगों ने मैनेज करना होता है। भाईजान वो एक्चुअली ना थोड़ा सा मसला हो गया था, मैं फलानी जगह पे आ गया जरा बिजी हो गया। नहीं वो नहीं उन्हें समझ आता फलानी जगह पे कैसे आ गए, अभी तो आपने उस रेस्टोरेंट की वीडियो डाली है। नहीं ज़ाहिर है ये होता है ना कि आपने जैसी वीडियो पोस्ट की वो दूसरा के कल तो यार आप इस रेस्टोरेंट में थे, आपने वो वीडियो पोस्ट नहीं की अभी तक, सो दैट्स द प्रेशर। लेकिन वो ये होता है कि अगर आप पहले ही उनके साथ चीज़ें मेरे ख्याल से कर लें डिस्कस, तो वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। डिलीवरेबल्स तो डिस्कस होते हैं कि अच्छा यू विल टेक 48 आवर्स और फॉर दैट जितना भी टाइम आपको लेना है। तो कोई मैसेज देना चाहते हो जो कि आपको देखकर आना चाहते हो इस फूड व्लॉगिंग में, क्या करें? यार आई अप्रिशिएट पीपल, आई लव के लोग आए इस तरफ, क्योंकि नॉर्मली जितना ज़्यादा लोग आते हैं ना, आई हैव सीन पीपल जो मतलब पहले काम कर रहे थे तो वो न्यू बीज के आने से ना बड़ा डिसअपॉइंट होते हैं, नहीं यार बस वी वर द ओनली वंस, तो हमें ही बस रहना चाहिए था मार्केट में। लेकिन दे हैव नो आइडिया कि जब नए लोग जंप इन करते हैं तो वो एक बड़ी मार्केट क्रिएट हो रही होती है, लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही होती है, और उसकी वजह से आपको भी एक्सपोजर मिल रहा होता है। एंड आई गेस पीपल स्टार्ट कंपटीशन और अच्छा होता है ना, आप और अच्छा कंपटीशन अच्छा होता है, हेल्दी कंपटीशन हो जाता है ना। अब देखें जेन अल्फा जब आ जाएगी तो फिर जेन जी और ज़्यादा अपने आप को पॉलिश करेगी बिल्कुल ऐसे ही। और हम लोग पॉलिश कर रहे हैं विद मतलब पहले जब इंस्टाग्राम में जिस तरह से आपसे बात की है कि 6 साल पहले स्टार्ट किया था तो कोई रील्स नहीं होती थी वहाँ पे। वी यूज टू टेक फोटोज और वो सारा सीन सिनेरियो इंस्टाग्राम के ऊपर हो रहा होता था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले रील्स आई म्यूजिक के साथ, फिर कैप्शंस के साथ रील आई, फिर वॉइस ओवर आए, तो हम लोग उस चीज़ को साथ साथ लेके चल रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसीलिए चल रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। व्यूज आ रहे हैं। नबील ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम अक्सर नबील का काम देख रहे हैं, बड़ा एंजॉय इनका काम भी करते हैं, द वे ही डिलीवर द कंटेंट, एंड अगेन फिर नबील के रिकमेंडेशन पे हम जा भी रहे होते हैं। मतलब मैं तो बड़ा फॉलो कर रहा हूँ, आई मीन सो मनी फूड व्लॉगर्स इन इस्लामाबाद जिनको मैं फॉलो करता हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि अच्छा ये चल रहा है आजकल, ये ज़्यादा वायरल हो रही है चीज़ें, इसका ज़्यादा चर्चा है आजकल, तो हमारे लिए ना कहीं जाना आसान हो जाता है, बजाय सब किससे पूछें अच्छा वेयर शुड आई गो, सो यू जस्ट गो टू द इंस्टाग्राम और टिकटॉक। अगर आप इस्लामाबाद में तो इंस्टाग्राम, पिंडी में तो टिकटॉक, ताकि आपको मालूम हो सके कि किसकी हाइप ज़्यादा क्रिएट हुई है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दौर में एक पॉजिटिव चीज़ एक ये भी है कि इससे पहले जो एक मिथ होती थी कि हम बात नहीं कर पा रहे होते थे मेंटल हेल्थ के हवाले से, आप अगर कोई साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट की बात हो रही होती थी तो बट टैग लगा दिया जाता था कि ये तो पागल है तो वहाँ पे जा रहा है अमूमन। और आज भी ये माइंडसेट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है कि अगर ये जा रहा है साइकोलॉजी, लोग खुद भी नहीं जा रहे होते थे कि इर्द गिर्द के लोग हमें पागल कहना शुरू कर देंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अवेयरनेस के बाद ये चीज़ आम होती गई कि नहीं, अगर आप साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपको हेल्प की ज़रूरत है। ये रुझान बढ़ता हमने दिखाई दिया हमें, और इसके अंदर ज़ाहिर है बहुत सारे इदारों का भी काम है, गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत काम हो रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ किया जाए। एट द सेम टाइम शोएब, मैं अक्सर एक चीज़ देख रही होती हूँ कि कुछ हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो कि बड़े सीरियस होते हैं उनको हम बड़ा नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं। मुझे तुम्हें तो OCD है, हम अक्सर कह रहे होते हैं ना, अच्छा ये कप ऐसे पड़ा हुआ है, इस कप को ऐसे कर दो, और मुझे तो OCD है। उससे क्या होता है कि आप वो लोग जो कि वाकई इस बीमारी का शिकार होते हैं, जितनी इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनको भी लोग सीरियस नहीं ले रहे होते। लोग कहते हैं अच्छा ये तो हर दूसरे बंदे को OCD, हालांकि ऐसा नहीं होता। कुछ आपके दिमाग के अंदर भी चीज़ें होती हैं, या नॉर्मली आप हो सकता है कि एक टेढ़ी चीज़ है तो वो आपके दिमाग को बुरी लग सकती है, मुझे भी बुरी लग सकती है, वो OCD तो ना हुआ ना। यस एब्सोल्युटली। एट द सेम टाइम सबीनी, जो मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, आप देखें ना, यू आस्क एनीबॉडी अपने आसपास भी, समहाउ यू नो वीक में 2-3 दिन ऐसे शायद होंगे जब वो कोई ऐसे बात करेगा कि नहीं आई एम डिस्टर्ब्ड, इट कुड बी स्ट्रेस,
कुड बी एंग्जाइटी, समटाइम्स तो पैनिक अटैक्स भी आ रहे होते हैं आपके आसपास, पता भी नहीं चलता कि पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। सो आज का हमारा मौजू भी ये है कि मौजूदा दौर में ये जो इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, इस पर बात करना कितना इंपॉर्टेंट है, इनको आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है और उनका ट्रीटमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वसीम खान साहब, सोशल वर्क भी करते हैं, इसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी हैं। वसीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी आपका। आपको किसी से कन्वर्सेशन करते हुए अंदाज़ा हो जाता है कि देयर इज़ एन इशू विद द पर्सन, कोई भी उसका मेंटल हेल्थ इशू चल रहा है, बिकॉज़ यू आर प्रोफेशनल। सर एक तो आम जब लोगों के साथ हम लोग डील कर रहे होते हैं तो उसमें तो ये है कि आपको पता है कि किसी को जज करना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन हमारे कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं और जिनको हम अप्लाई करते हैं, जो कि हमारी जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन उसके स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स को लेके हम चलते हैं। तो जब उनके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करते हैं, आप देखें मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा कि हमने देखा है कि कोई 2 दिन डिप्रेस है, मैडम 2 दिन डिप्रेस हैं किसी वजह से, या किसी कोई ग्रीफ है, कोई सडन ट्रामा हो गया है, तो हमने एकदम से कह दिया कि शी इज़ इन डिप्रेशन। तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ आ जाती है। क्यों कि आप जब किसी चीज़ को लेबल कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक तो रेलिवेंट नॉलेज होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स और टेस्ट होने चाहिए जो कि क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, तो उसके बाद आप किसी को लेबल कर सकते हैं। ख़ासकर आपने देखा कि एकदम से हम किसी को ना, किसी की छोटी मोटी गुस्से को या शिद्दत पसंदी को हम कह देते हैं कि ये साइकोपैथ है, तो ये भी एक तरह से उसके ऊपर आप स्टिग्मा लगा रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं अपने शहर में और उससे पूछें कि मेरी इस वक्त की जो साइकोलॉजिकल, ये एबनॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। आप भी अगर जानना चाह रहे हैं कि अब स्ट्रेस एंग्जाइटी स्केल जो है पूरी, मैं इंग्लैंड में रह के आया हूँ, वहाँ पे जब आप किसी को किसी जॉब के लिए डिजिग्नेट करते हैं तो उससे पहले उसकी सिर्फ फिजिकल टेस्टिंग नहीं होती जो कि पाकिस्तान में हो रही है, उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बीइंग अ टीचर काम करेंगे वहाँ पे, तो क्या आपकी खुद की मेंटल स्टेट इतनी स्टेबल है? कहीं ऐसा तो नहीं आप बच्चों पे शाउटिंग शुरू कर दें, आप डोमेस्टिक जो आपके इश्यूज हैं उनको स्कूल के अंदर ला के तो उसको एक एक्सपोज करना शुरू कर दें, तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, जो आपने बात की कि जाहिर अपने ये तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, देन डायग्नोसिस की तरफ जाएं, देन ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। काफ़ी सारे लोग हैं जाहिर है अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे होंगे, अवेयरनेस भी नहीं होती अक्सर लोगों को, और उनको एक्सेस नहीं होता इस तरह से कि वो साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट उनके इर्द गिर्द मौजूद हो। डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं? एक इंसान खुद कैसे असेस कर सकता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, मेरी मेंटल हेल्थ किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब हो रही है और मुझे इस पे काम करना चाहिए? डिप्रेशन का बताइएगा पहले एंड देन फिर हम एंजाइटी की तरफ आते हैं। मैडम डिप्रेशन आप देखें ना, एक तो हर जुबान पे ज़द-ए-आम हो गया डिप्रेशन। मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बताता हूँ, अगर आप बेशक एंकर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, कोई भी हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला बंदा डिप्रेशन में है या नहीं। बहुत ईजी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसका शौक इस दुनिया से, इन चीज़ों से ख़त्म होता जा रहा है। ओके, ठीक है। और इनहिडोनिया, लॉस ऑफ प्लेयर, आपको किसी चीज़ का मज़ा नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा जो डिप्रेशन का सिम्टम है, अगर आप कहें मुझे कुछ भी ना पता हो, एक सिम्टम पता हो और मैं डायग्नोज कर लूँ कि ये डिप्रेशन में है या नहीं है, आपको सुसाइडल आइडिएशन आना शुरू हो जाए कि आई एम वर्थलेस, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ये सबसे मेन आप कह सकते हैं। तीनों चीजें आपने एक्सट्रीम बताई हैं, क्योंकि क्या फेजेस नहीं होती कि शुरू किस तरह से हो रहा है, देन कि सुसाइडल थॉट्स एंड देन ये तो बिल्कुल एक लास्ट, बिकॉज हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं वसीम। मैं इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूं, क्वाइट सेंसिटिव, बट हमने सोशल मीडिया पे भी अपने इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे केसेस बड़ी बदकिस्मती है कि देखे हैं कि जहां पर अच्छा भला दिन गुजारा एक शख्स ने, वो बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था उसको, हंसते खेलते लोग के तो बिल्कुल ठीक है, उसका इंटरेस्ट भी दिख रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, और शाम को उसने अपनी ज़िंदगी लेने की कोशिश की या ले ली, या इस तरह से कोई ऐसा वाक़या हम देख रहे होते हैं। उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये कौन सा केस होता है, ये कौन सी स्टेज होती है डिप्रेशन? मैडम एक्सीलेंट क्वेश्चन। जब भी मैं किसी सेमिनार या वर्कशॉप में ये बात करता हूँ तो वो कहते हैं सर आपने तो ये चीज़ बताई, ये तो सिम्टम्स हैं, लेकिन एक बंदा हंसता खेलता अगले दिन देखते हैं हम उसने, मैडम जो स्टेरियो चल रहा होता है ना, वो अभी का नहीं चल रहा होता, उसके पीछे पास्ट 2 वीक्स से ले कि उसकी ज़िंदगी होती है, गुजर रही होती है। ठीक है,
वो आपको बता नहीं रहा होता। खास कर मैडम फीमेल आपको फिर भी एक्सपोज करेगी, अपनी किसी दोस्त से एक्सपोज कर देगी, अपनी वालदा से एक्सपोज करेगी। सॉरी टू से आप कहेंगी, ये जेंडर पे बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो फॉर एग्जांपल शुएब साहब बैठे हैं, ये अपना दुख एज अ मेल किसी को बता भी नहीं सकते। यार मर्द बन, तुझे क्या हो गया है, मसला क्या है तेरे साथ, कुछ भी नहीं होता। अब वो कुछ नहीं होता। अब ये ग्लास, मैं एक बात करता हूं कि अब एक ग्लास है, तो एक ही ग्लास है आपके सामने पड़ा हुआ है, तो वो खाली होगा तो आप जूस डालेंगे ना उसमें, तो आप बढ़ते जा रहे हो और एक एक्सट्रीम लेवल पे ऐसा आएगा, एक्सप्लोड होगा, और वो नजर नहीं आ रहा होता। अब देखें ये स्टूडियो बना हुआ है, अब इसके बैकग्राउंड में कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, कितना काम हो रहा है, वो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें सिर्फ सामने की चीजें, हमें सामने का मुस्कुराता चेहरा नजर आता है, लेकिन उसके पीछे जो सिनेरियो चल रहा है, जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसको देखें अगर आप, तो आपको समझ आएगी ये एक दिन की बात नहीं। मैं एक पेरीफ्री से तल्लक रखता हूँ, एक गांव से तल्लक रखता हूँ, और मैं ये बात ऐड करता चलूँ कि मेरे घर में सिर्फ पीटीवी आता था, सिर्फ पीटीवी। तो पीटीवी के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, और हम वेट किया करते थे कि कार्टून्स लगें, सारा कुछ। अब वहाँ पे पेरीफ्रीज में काम करने का ये है कि आपके पास इस तरह के लोग आते हैं जो कहते हैं सर हमें लगता है इसके साथ जिन्नात हैं, हमें लगता है इसके साथ आसेब हैं, हमारी जो अपनी ज़ुबान है उसमें बोलेंगे, सुन सुन के कान पक्के हैं। अच्छा, फिर ये कहा जाता है चंगी पली सुती सी, सुबह उठी तो मर गई। वो चंगी पली नहीं होती, अगर आप उसकी स्क्रीनिंग करवाएं ना तो पैथोफिजियोलॉजी कुछ ना कुछ चल रही होगी। इसी तरह साइकोलॉजिकल इश्यूज को लेके कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में फीमेल के चल रहा होगा। लेकिन सभी ने भी सवाल किया कि अपरेंटली सब ठीक था। हमारा क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि जो आप बात करें कि अच्छा ये आइडेंटिफाई करना इस तरीके से आसान है कि अच्छा सुसाइडल थॉट्स या इंटरेस्ट नहीं है या बिल्कुल ही वो लो एनर्जी के साथ बैठा हुआ है व्हाटसोएवर, लेकिन जो अपरेंटली बिल्कुल ठीक लग रहा है, जिसने पूरा दिन ठीक गुजारा है, जो अपने दोस्तों यारों में ठीक है, आप आई एम ग्लैड कि आपने बात रेज की कि मर्दों में ये इशू ज़्यादा है कि वो बात नहीं करते, वो अपने अंदर रखते हैं, दे डोंट एक्सप्रेस एक्चुअली। सो उनके साथ ये होता है कि बिल्कुल ठीक चल रहा होता है अपरेंटली, लेकिन आपकी बात सही है, बैक एंड 2 हफ्ते क्या सर सालों की चीज़ें चल रही होती हैं, आप नहीं शेयर कर रहे होते, एंड वन मोमेंट यू एक्सप्लोड। तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आप तो उस मर्द को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि वो अपरेंटली ठीक है, ही इज हैविंग अ फैमिली लाइफ, ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज हैविंग अ ग्रेट डे, ही इज मूविंग अराउंड, बट समहाउ ही इज हैविंग अ लाइफ जो कि सफरिंग। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का या आपकी फैमिली सर्कल का होता है। अब देखें, इनकी फ्रेंड है, वो कहेंगी यार इसने थोड़ा अलग सा नहीं रहना शुरू कर दिया, थोड़ा इसने बात करना कम नहीं कर दी। फील करना पड़ता है, डेप्थ में जाना पड़ता है। सम टाइम अगला आपको कहेगा नहीं आई एम फिट, आई एम ओके, लेकिन वो आपसे बात शेयर कर नहीं रहा होगा या कर नहीं रही होगी, इसकी वजह से कि लोगों को ये लगता है सबसे, मैडम अगर आप दुख की बात मुझसे पूछे ना, मुझे जिस चीज़ की तकलीफ होती है कि लोग कहते हैं कि स्टिग्मेटाइज्ड हो जाएंगे। देखें, लोग बात ही नहीं करना चाहते। अब एक बंदा है ना, वो बात वही है कि आप तो बचाना चाह रहे हो कि एक बच्चा आग के करीब जा रहा है, लेकिन अब खुद ही एक बच्चा आग को पकड़ के अपने हाथ में ले ले तो उसका आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब जिस तरह कई लोग होते हैं जो कहते हैं मैंने खुद को ख़त्म कर देना है, तो अब आप उसका क्या करेंगे? प्रिवेंशन ही कोई नहीं है ना इसकी। अलबत्ता आपका जो मैं कहता हूँ सर्कल है, उसको ज़रूर देखना चाहिए, यार क्या इसमें कोई तब्दीली आ रही है? आप दोनों कोलीग्स हैं, आपको कुछ ना कुछ तो फ़र्क नज़र आ ही जाता है कि आज इसके मूड में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है, इसकी प्रिवेंशन के लिए सबसे बेहतर है इसको अवेयर करें कि डोंट, आप क्यों सोचते हो आप स्टिग्मेटाइज्ड हो जाओगे? सिर्फ कभी, मैं एक लास्ट बात करता हूँ आपके इस क्वेश्चन के बारे में, कभी आपने शुगर वाले को कहा है शुगर वाले कैसे हो? नहीं, कभी उस आपने कहा है कि ब्लड प्रेशर वाली मैडम आप कैसी हैं? कभी भी नहीं कहते। लेकिन हमारी सोसाइटी का अलमी है, हम पढ़े लिखे लोग भी किसी को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू हो गया, यार ये तो मेंटल है, यार ये तो साइकोपैथ है, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो फलाना है। इस वजह से लोग अपने आप को एक्सपोज नहीं करते कि मेरे ऊपर एक लेबल, तो इसीलिए लोग डरते भी हैं या फिर हिचकिचाते हैं कि बात ना करें या फिर वो प्रोफेशनल हेल्प की तरफ ना जाएं। और ये 2025 में भी ऐसा माइंडसेट एग्जिस्ट करता है। बट एक अच्छी बात यह है कि आज देखिए जिस तरह हम इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं और इतने प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया पे बात हो रही होती है, तो चेंज तो आ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह वसीम ने भी कहा कि वो होती है इर्द गिर्द के लोगों पर। एक इंसान जब सफ़र कर रहा है वो
चार दीवारी से बाहर या एक बॉक्स से बाहर वो देख ही नहीं पा रहा, तो उसको दिखाना आपका काम है, वरना वो उस बॉक्स के अंदर ही सफोकेट कर जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर एक छोटा सा सुराख करके एक रोशनी की किरण लेकर जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कोई बाहर का ही कर सकता है, कि वो शख्स खुद, बड़ा मुश्किल है उसके लिए कि वो खुद से इस चीज को कर सके। तो हम सब पे जिम्मेदारी आयद होती है। फिर वो वाली बात नहीं है कि ये तो अच्छा भला था, इसको कुछ नहीं हुआ, वाकई इसके पीछे जो है हिस्ट्री होती है। वसीम, क्या किया जाए? आपने कहा ना जिम्मेदारी आपके आसपास, स्पेशली स्पाउस की बात की है, बट जनरली हमारे आसपास जब हम आइडेंटिफाई कर लें अपने किसी दोस्त के बारे में, फॉर एग्जाम्पल वो खुद शेयर भी कर दे कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, समटाइम्स आपकी फ्रेंडनेस इतनी होती है कि आपका दोस्त शेयर कर लेते हैं आपसे। अब अगर उसने शेयर भी कर लिया, आपको मालूम भी हो गया कि देयर इज अ सीरियस इशू गोइंग ऑन विद दिस पर्टिकुलर गाय, क्या करें? ठीक है सर, आपने जो बात की मैं उसको UN या WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कहूँगा, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है ना, WHO की गाइडलाइंस हैं। कोई बंदा अगर लगता है कि आपको किसी तरफ भी ऐसी तरफ जा रहा है या आपको शक पड़ गया, PFA साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। अब हमने ये तो सुना हुआ है कि कोई बंदा जख्मी होगा तो उसको फर्स्ट एड दें, हर बंदे को पता है। PFA लोगों के लिए एक नई चीज़ है। अब ये UN की गाइडलाइंस हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं, PFA साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। इधर ये मेरे पास आती हैं या आपके पास आती हैं, किसी के पास आती हैं, तो सबसे पहले मैडम आपने याद रखना है, पुट यूर फीट्स इन समवन शूज़, कि आपने इनका एक मिसाल है ना कि इनका जूता पहन के देखो कि आपको एहसास हो कि ये किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। सबसे पहले जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आपने उस पर हंसना बिल्कुल नहीं है, ठीक ना, ये कहना है ओ यार मर्द बन, ओ यार तुम तो बड़ी मजबूत लेडी हो, नहीं कहना। वो ऑलरेडी मजबूत है, ताकि इतना वो बर्दाश्त कर रही है तो मजबूत है। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, यार आप कहो आप कहना क्या चाहते हो, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं या पेशेंट्स हैं, वो एक बात पे बड़ा खुश होते हैं जब मैं उनसे फीडबैक लेता हूँ। वो इधर उधर से, डॉक्टर से, सब तरफ से होके आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज आप बोलेंगी मैं सुनूंगा। अगर वो पौना घंटा भी बोलता है मैं उसको सुनता हूँ। मैं कहता हूँ बोलो, आप निकालो आपके अंदर क्या है। थेरेपी तो यही होती है। मैं कहता हूँ कैथारसिस करो अपना। WHO की गाइडलाइंस हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। जब वो बोलता है, जब वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है, तो उसे लगता है कि यार मेरा एहसास किया जा रहा है, अभी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, मुझे पैरासुसाइड या सुसाइड की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन चीज़ मैडम, मैं आपको एक बात कहता हूँ, अपना फैमिली का जो है ना, आपकी अम्मा, दादी, अब्बू, ये लोग भी बहुत बड़े काउंसलर्स हैं, इन लोगों को कहना चाहिए। ख़ासकर मैं ऐड करता हूँ, देखिए हम मज़हब एक हमारा ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो जब मैं उलमा से मिलता हूँ मैं उन्हें कहता हूँ प्लीज़ आप अपने जो जुम्मा का खुतबा देते हैं या वैसे भी आप एक बात ज़रूर किया करें कि ज़हनी सुकून क्यों ज़रूरी है और आपके घर का माहौल कितना बेहतर होना चाहिए। फीमेल है उसके लिए कितनी ज़िंदगी ज़रूरी है। हस्बैंड जब वापस आया, ठीक है, तो उससे कैसे बात करनी। अब मेरे पास एक लेडी आई कहती हर वक्त ना मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर शाउटिंग करता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, मुझे समझ नहीं आती व्हाट आई हैव टू डू। मैं डाइवोर्स नहीं लेना चाहती, मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने उसको कहा कि किस टाइम उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। उसने कहा कि जब वो काम से वापस आता है। मैंने कहा आपने 10-15 मिनट कोई बात नहीं करनी, बिल्कुल साइलेंट रहना है, जिसकी जो उसकी डिमांड है सामने ला के रखते हैं और बैठ जाएं। मैंने कहा 1 हफ्ता आप करके देखें। 1 हफ्ते बाद वो आई, उसने कहा कि मैं अपने हस्बैंड के अंदर चेंज देख रही हूँ विदाउट मेडिसिन। मैंने कहा इसलिए कि उसको बॉस की तरफ से सुननी पड़ती हैं, फिर आप आके कहती हो ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, ऐसा नहीं किया, तो ये चीज़ें इंक्रीज करती हैं। अच्छा, मैं एक जगह पढ़ रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पता नहीं मुझे बड़ी हिट की ये बात कि जो पेशेंट्स होते हैं वो थेरेपी के लिए नहीं जा रहे होते, थेरेपी पे ज़्यादातर जो है वो विक्टिम्स जा रहे होते हैं। एक्सीलेंट। सो ये बिल्कुल ठीक है, साइकिल। ओके, ये बिल्कुल ठीक है। इट्स बिकॉज़ उनके हस्बैंड को थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत थी एंड शी वाज द विक्टिम। यस, परपिट्रेटर हस्बैंड था। विक्टिम वहाँ पे गए, एक्चुअल थेरेपी की ज़रूरत जिसको थी वो हस्बैंड था। तो वो जो घर का जो माहौल है वो बड़ा डिफाइन करता है। हम कहते हैं ना हमारी माँ ऐसे हमें बोलती हैं, अब्बू हमें ऐसे बोल रहे होते हैं, उनके भी ट्रॉमाज हैं। और वो इम्पैक्ट आपके ऊपर, जो हम जनरेशनल ट्रॉमा की जो बात कर रहे होते हैं ना, उसको किसी ना किसी ने ब्रेक करना होता है। That's true. वो आप ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जो इतने टाइम से एक चीज़ जनरेशन से चलती आ रही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको एकदम से ब्रेक कर सकते हो। सिंस आपके साथ वो चीज़ हो रही है, तो यू शुड बी द फर्स्ट वन कि आप उसको ब्रेक करें। और सिर्फ दूसरे पे शाउट करना और ये चीज़ें ऑब्वियसली ठीक नहीं होती। इट्स बेटर कि आप उनको भी थेरेपी की तरफ लेके जाएं। मैं जब उसी माहौल के अंदर हूँ तो मैं कितनी थेरेपी ले लूँगी। बट क्या ये दुरुस्त रवैया है कि जिसको थेरेपी की ज़रूरत है वो नहीं ले रहा थेरेपी? द अदर वन इज गोइंग फॉर दैट थेरेपी। देखें,
अब यहाँ पे दो चीज़ें, कपल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप वाली बात कि वो जो परपिट्रेटर है, जिसने ये जुल्म किया, ज़्यादती की, तशद्दुद किया, वो क्यों आना चाहेगा भाई। अब मैं इसमें एक अपना रूल यूज़ करता हूँ। जब कोई फ़ीमेल मेरे पास आती है और ज़्यादातर फ़ीमेल आती है ना, तो फीमेल आती है तो बात करती है कि कहती है ये मुझे लगता है फ़ीमेल तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसके हस्बैंड के साथ इश्यूज़ हैं, वो अब नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे एक मेरे पास फीमेल आई कहती है मेरा हस्बैंड वापस आता है तो आता है पूरे घर की तलाशी लेता है, यहाँ पे कोई था तो नहीं। अब पैरानाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये, ठीक है। तो वो कहती है कि जी मैं तो इसे डाइवोर्स लूंगी, मैं 2 साल इसको बर्दाश्त कर करके थकी हूँ। वाकई में वो जब आता है तो एक एक चीज़ को ढूंढता है, यहाँ पे कोई आया हुआ तो नहीं है, किधर है, तुम कौन था तुम्हारे साथ। एंड सच अ नाइस लेडी शी वाज, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, PhD स्कॉलर थी वो। तो कहती हैं अब मैं नहीं रहना चाहती है, कैसे वो बंदा भी पढ़ा लिखा है। मैंने कहा आप एक काम करो, आप उन्हें कहो कि मेरे सर में दर्द रहता है, मैंने फलां डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली हुई है, आप मेरे साथ जाओ। ओके, ठीक है। कहती है कि आप उसको कुछ कह ना दें। मैंने कहा ये कॉन्सेंट होता है और ये कॉन्फिडेंशियल होता है, आप बेफिक्र हैं। अच्छा, जब लोग आ जाते हैं, अब मेल की बात मेल सुनता है, तो जब वो आती है तो मैं कहता हूँ यार इनके सर में अक्सर दर्द रहता है, स्ट्रेस रहता है, मसल भी इनके खिंचे खिंचे रहते हैं, स्टडी का भी बोझ है, PhD भी कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कहीं पे बच्चे तो नहीं तंग कर रहे, कहीं पे घर का माहौल सख्त तो नहीं है। तो करते करते मैं उनको कहता हूँ बेहतर नहीं होता कि आप पैसे लगा रहे हो डॉक्टर्स पे, मेडिसिन पे, थेरेपीज़ पे, तो अगर आप अपना रवैया मुझे लग रहा है थोड़ा सख्त है, तो अगर आप चेंज कर लें खुद को। अब जब मेल कहेगा ना, मेल को वो फील नहीं करता, फीमेल सामने बैठी होगी यार ये तो उसी की साइड ले रही है, ठीक है। तो जब मेल बात करता है वो एक्सेप्ट करते हैं। अब मैंने कितने रूल्स कितने ऐसे लोगों को निकलवाया जो जंजीरों से बंधे हुए थे, उनके ऊपर लेबल लगा के उनको मारा जाता था, उनको पीटा जाता था। डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस जिस पे मैं काम कर रहा हूँ SRSP के साथ, ठीक है, और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है, एबटाबाद से है, जो ऐसे लोगों पे मैं काम कर रहा हूँ। इतनी तब्दीलियाँ ही मैं हैरान रह गया कि वाकई में फैमिली काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ चीज़ें ये भी बताई जाती हैं, देखें सर कोई भी घर में डोमेस्टिक वायलेंस है ना, मुझे हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा पता है किस चीज़ की, आप दोनों बताएं किसकी फिक्र होती है। बच्चों की, ज़ाहिर है बच्चों की। कोर्स वो जब चीज़ें लेके पैदा होते हैं तो वो जब आगे लेके चलते हैं ना इस चीज़ को, तो उनके लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। स्पीच के इशू उनके साथ आते हैं, एबनॉर्मलिटी के इशू उनके साथ आते हैं, चाइल्डहुड डिप्रेशन उनके साथ आता है, उनमें खौफ होता है, नशे की तरफ वो जाते हैं। वो बातें जो अपने पेरेंट्स से वो शेयर करना चाहते हैं वो सोसाइटी में शेयर करना शुरू कर देते हैं, और इनके बड़े फ्लॉज होते हैं। अच्छा, जो स्पीच की आपने बात की कि वाकई दुरुस्त बात है, अगर पेरेंट्स का आपस का ताल्लुक अच्छा नहीं है तो बच्चों में स्पीच के इश्यूज ज़्यादा हैं। इसका डायरेक्ट ताल्लुक तो स्पीच के साथ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा है। अब देखें ना आजकल जो आर्टिज़म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं, इनके हवाले से बहुत ज़्यादा है। और फिर भी मैं एक बात कहूँगा, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो है ना, घरेलू जो डोमेस्टिक वायलेंस है या आपका वर्कलोड है, वो आपके इदारे को भी ख़राब करता है और वो आपके घर के माहौल, फैमिली माहौल को भी ख़राब करता है। और क्या ये भी होता है समटाइम्स, लास्ट क्वेश्चन है, कि आपको पता ही नहीं होता कि घर में वायलेंस हो रहा है, एक दूसरे को पता ही नहीं होता, आप सहते जा रहे होते हैं, आप इट्स अ न्यू नॉर्मल फॉर यू एक्चुअली। सर मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो गिफ्ट ये है, एक एंग्जाइटी रेटिंग स्केल है, उसमें एक 5, 6, 10 क्वेश्चंस हैं। आप मैडम बैठ के उस उर्दू में, इंग्लिश में उसमें क्वेश्चन है, उसकी नीचे स्कोरिंग दी हुई है, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप एंग्जाइटी में, किसी को बताए बगैर, स्टिग्मेटाइज हुए बगैर, कि आप एंग्जाइटी में सफ़र कर रही हैं या नहीं, क्योंकि आप पे भी स्ट्रेस लोड ज़्यादा है। आप उसको अप्लाई करें अपने ऊपर, एंग्जाइटी रेटिंग स्केल आपको मिल जाएगा, और देखें कि क्या मैं एंग्जाइटी के लेवल 1 पे आ रही हूँ, 2 पे आ रही हूँ, 3 पे आ रही हूँ। यही एंग्जाइटी लीड करेगी बाद में आपको डिप्रेशन की तरफ, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो बड़ा अच्छा है एंग्जाइटी रेटिंग स्केल, ये इंटरनेट से मिल जाएगा, ये भी APA की गाइडलाइंस है। ऑलराइट, तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप हल करें, नीचे इंडिविजुअली करें ताकि आपको पता हो कि क्या चल रहा है आपके साथ। तो रेटिंग के अकॉर्डिंगली आपको मालूम होगा आप वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ, किस तरफ को आप जा रहे हैं, ताकि आप अर्ली उसको डायग्नोज करने के बाद उसके हल की तरफ जाएं, चूँकि आपको अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब पर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। वसीम, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा PTV पे। लाइकवाइज सर। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं टैलेंट की। और जब टैलेंट की बात करें तो पाकिस्तानी खवातीन किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं है। Absolutely. फिर वो पहाड़ों पे चढ़ना ही क्यों ना हो, बड़ी बड़ी बुलंद बुलंद चोटियां उनको सर करना क्यों ना हो। और ऐसा ही जब कुछ चंद नाम, वैसे हम कोशिश मतलब हमारी ख्वाहिश ये होगी कि आइंदा दिनों में, आइंदा सालों में हम देखें तो और ज़्यादा नाम हमारे सामने ज़रूर हो जब ख़वातीन की फहरिस्त की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब जब कुछ नाम जब आप ले रहे होते तो उनमें समर खान का नाम जो है वो सरे फहरिस्त जो है वो रहता है। बल्कि जनवरी में तो मुझे लगता है कि समर खान का नाम बहुत ज्यादा हमें नजर आया है। वो इतनी मुश्किल चोटी का नाम था, मुश्किल चोटी है, अकंकागुआ। लेकिन पहले मुश्किल थी, लेकिन अब जिस तरह से हम कहते हैं ना, जब एक आपके मुल्क में कोई अचीव करके आ जाए तो ऑब्वियसली वो सबके लिए आसान हो जाती उसको है ना? बोलना आसान हो जाता है, क्योंकि बोलना हमारे लिए अब आसान हो चुका है। समर खान ने 11 जनवरी को उसको सर किया है। एशिया से बाहर बुलंद तरीन चोटी है, साउथ अमेरिकन ये माउंटेन है। और जिस तरह से समर ने इसको सर किया, आज हम उनकी जर्नी से मुतालिक भी बात करेंगे। 6961 मीटर बुलंद ये चोटी। अच्छा, इससे पहले लास्ट ईयर भी एक और माउंट एल्ब्रस थी जिन्होंने सर की थी। तो कर तो रही है वो काम माशाल्लाह। और जिस तरह से वो एडवोकेट करती हैं एक्शन स्पोर्ट्स को, तो इट्स कमेंडेबल कि स्पेशली फॉर गर्ल्स कि किस तरह से साइकिलिंग की तरफ, एक्शन स्पोर्ट्स की तरफ उनको लेकर आना, प्रमोट करना, सपोर्ट करना, सिखाना, बताना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आज समर खान ने हमें ज्वाइन किया है। इसलिए थोड़ी देर से हमने उनको बुलाया, तो हमने कहा टेक सम रेस्ट, सनबर्न थोड़ा खत्म हो जाए। गुड मॉर्निंग समर। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अभी मैं बहुत बेहतर हूँ। दैट्स ग्रेट। ये थकावट उतरी है, सनबर्न कुछ बेहतर हुआ है? जी जी, 2-3 हफ्ते मैंने रेस्ट किया है, जिम भी थोड़ा लाइट रखा है, ट्राई टू रिकवर माय स्किन एंड माय मसल्स। ऑलराइट, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस एट अकंकागुआ? अकंकागुआ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और वैसे भी आप हर नए एक्सपेडिशन पे सीखते हैं, लेकिन क्योंकि इट्स जब 7000 तक कोई मीटर पहुंच जाती है चोटी, तो वो फिर बड़ी पीक्स में आता है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ही आपका जो समिट पुश होता है बहुत चैलेंजिंग होता जाता है। सो ये मेरा पहला ऑल वुमेन एक्सपेडिशन था। ओके। पहला तकरीबन 7000 मीटर था मेरा। इससे पहले मैंने 6000 की काफ़ी पीक्स की हुई थी इन पाकिस्तान, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। सो आई लर्नड अ लॉट। वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो अभी तक आपने किया वो ये थी, ये चोटी इसको सर करना? वैसे हर पहाड़ में आप वेदर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ना, लेकिन एंडीज जो रेंज है इट्स फेमस फॉर इट्स हार्श विंड्स। सो हमारे पास जितने कपड़े थे ना हमने सब पहने थे। सब 5-6 वो जो इतना, मतलब आप खुद इतना हैवी फील कर रहे होते हैं एंड देन फिर हाइट पे जाना, तो वो मुश्किल नहीं हो रहा होता? इतना अनकंफर्टेबल होता है। हेलमेट, गॉगल्स, वो सब आपस में टकरा रहे होते हैं। पीछे से आपने 6 लेयर्स पहनी होती है एंड यू आर वेरी हैवी। फिर आपको एक एक चीज़, क्योंकि मैं कैमरा भी यूज़ कर रही होती हूँ, आई ट्राई टू कैप्चर द फुटेज। कभी ब्रेक लेनी होती है तो पहले आप एक लेयर उतारे, फिर तीसरा आपके हाथ काम नहीं कर रहे होते हैं, बहुत टाइम लगता है छोटी छोटी चीज़ों पे। बट आपको मेंटली प्रिपेयर होना होता है, आप तंग नहीं आ सकते। कम से कम 8-10 घंटों के लिए। कितनी ये देर की जर्नी थी ये अकंकागुआ की? So we left around 3:30-4 AM। Okay. और वहाँ पे हम पहुँचे 2 बजे। ओके। अच्छा, आपने कहा ऑल वुमेन लेड एक्सपेडिशन था ये। ये कितना आम हुआ है किसी भी एक्सपेडिशन को, ऑल वुमेन लेड एक्सपेडिशंस? अच्छा, मुझे लगा कि मिसोजिनी ऐसा कुछ सिर्फ हमारे कल्चर में है ना। जब मैं वहाँ पे गई, और इट्स नॉट वेरी कॉमन ऑल वुमेन। तो हम जिस भी कैंप पे एंटर होते थे, 10 खवातीन एंटर हो रही है डाइनिंग हॉल में, या कैंप 1 कैंप पूछ रहे हैं, तो ये पूछते थे। अच्छा, हमारी माउंटेन गाइड्स भी खवातीन थी ना, तीन खवातीन थी। कहते हैं ऑल वुमेन एंड यू आर गोइंग फॉर द समिट। बस वो समझते थे बेस कैंप घूम के चली जाएंगी ना। समिट का जब वो सुनते थे तो बड़ा हमें अजीब सा देखते थे। कि वाकई बहुत कम रहा होगा ये ऑल वुमेन लेड, मे बी शायद ना हुआ हो कभी ऑल वुमेन लेड एक्सपेडिशंस, यू नेवर नो। और आपको पता है, हमसे पहले 3-4 ग्रुप वापस गए बीच रास्ते से, हमारे बाद 3-4 ग्रुप वापस गए, और हमारा 100% सक्सेस रेट था। हम सारी की सारी खवातीन पीक तक पहुंची। आपसे पहले क्यों नहीं कर पाए? एक 2-3 स्टेजेस हैं उसके। ठीक है। पहले आप जाते हैं, कन्फ्लुएंसी एक स्टेज होता है जहाँ तक बहुत पहुँचना एक्सट्रीम, रात को 4 बजे अब सडन चढ़ाई पे सही शुरू हो जाते हैं। कन्फ्लुएंसी के बाद आता है एक बहुत लंबा ट्रेवर्स जो जाता है ऊपर तक। ओके। अब वो ट्रेवर्स जितनी मर्जी धूप निकल आए वो शेड में होता है, वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड्स होते हैं, और वो आप कहते हैं कब खत्म होगा, वो खत्म ही नहीं होता है। मतलब इतना आप 2-3 घंटे चलते रहते हैं। दैट्स द पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे लोग सरेंडर करते हैं। ओके।
क्योंकि कॉन्टीन्यूस चढ़ाई है और इतना नैरो रिज होता है एक्सट्रीम कोल्ड में, तो वो लोग कहते हैं हम नहीं करते, वापस से जाते हैं, थक गए हैं, सर में दर्द शुरू हो गया, हाइट सिकनेस शुरू हो जाती है, फ्रॉस्ट बाइट किसी को जो तैयार नहीं होता है। सो जब हमने वो क्रॉस किया, फिर हमारे गाइड ने कहा अब 80% मैं गारंटी देती हूँ कि आपका समिट हो जाएगा, क्योंकि आपने मेन क्रॉस कर लिया, डिफिकल्ट चीज क्रॉस कर ली है। उसके बाद भी देयर वाज अ लॉन्ग स्टीप, आपको सामने समिट नजर आ रहा होता है कि अच्छा ये तो इतना करीब है, लेकिन वो आ नहीं रहा होता। इट्स ऑलवेज वेरी फार। ज़ुबैर, वो क्रॉस करने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? क्या ये सिर्फ क्या यहाँ की बात ज़्यादा होती है या आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी मैटर कर रही होती है? मेरे साथ ये हो रहा था कि मेरा हेलमेट और गॉगल्स टकरा रहे थे, तो बार बार मेरी गॉगल्स नीचे हो जाती थी, फिर जब मैं ऊपर करती थी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत अंधेरा, कोई तंग सी जगह है और उसमें मैं चल रही हूँ। तो एंड में पूरे ग्रुप में मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैंने हेलमेट भी उतार दिया था और गॉगल भी मैंने हाथ में यूं लटक रहा था। मेरा गाइड कहता है हेलमेट पहनो। हाँ ना, वो तो डेंजरस है। रॉक फॉल, मैंने कहा खैर रॉक लगता है तो लगे, आखिरी 10 मिनट रह गए, मैंने कहा मैंने जाना है। अब वो सामने धूप नजर आ रही थी, मैंने कहा मैंने धूप पे जाना है। हमसे आगे एक ग्रुप था और वो बहुत स्लो चल रहा था और हम कह रहे थे कब ये जाएंगे आगे। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, हमारे ग्रुप ने हमें साइलेंटली कहा कि वैसे तो आधे घंटे की ब्रेक है, लेकिन हम 10 मिनट में निकलेंगे क्योंकि हमने सारे ग्रुप से आगे निकलना है। हम इनके पीछे स्लो फॉलो नहीं कर सकते, हमारे पास हार्डली 1-2 घंटे की विंडो है, फिर स्नो स्टॉर्म आना था। अच्छा, तो हमने जल्दी 10 मिनट की ब्रेक की, एनर्जी बार्स लिए, सब कुछ लिया। वो लोग बैठे हुए थे, हम आराम से साइड से निकल गए। और जब उन्होंने देखा ये ग्रुप निकल गया, फिर वो भी हमारे पीछे आ गए। सो वी वर द फर्स्ट वन। और जैसे ही हम समिट पर पहुंचे, एक्सट्रीम ब्लिजर्ड्स एंड स्नो स्टॉर्म, तो आपने वो मेरी पिक्चर देखी होगी अंधेरे में और स्नो में समिट पे। फिर वो लोग आए, उन्होंने फॉरन वीडियोस और पिक्चर्स बनाई और हम 6 घंटे स्टॉर्म में नीचे आए। ओके, मतलब उस वक्त तो आपको ज्यादा डर लगता होगा प्रोबेबली। ये तसल्ली थी कि समिट हो गया, अब जो मर्जी होता है हो। नहीं, समर, सेफली वापस भी तो आना है ना। मुझे वापसी की कोई टेंशन नहीं थी, हालांकि हम इतने रिजेस पे चल रहे थे और कुछ नजर नहीं आ रहा था, जीरो विजिबिलिटी। लेकिन हम जब रात को पहुंचे तो कोई 7-8 बजे वापस आए। ओके, तो 14-15 घंटे की बैक टू लगातार है ऑलमोस्ट। हाँ, और मेरा ख्याल है उसके बाद तो आपने कहा होगा कि मुझे कितने दिन ऐसे हैं जिसमें कोई मुझे छेड़े ना मुझे कॉल करे, ना मुझे कोई काम के, खाना भी कोई निवाले बना के मुंह में डाले। ऐसा होता है या फिर आपकी एनर्जी और ज़्यादा बूस्ट हो जाती है? अच्छा, जब हम समिट करके आए ना, तो हमें बाद में पता चला समिट करने से ज़्यादा मुश्किल था नीचे बेस कैंप तक जाना, क्योंकि एक तो 15 घंटे करके कैंप 3 आते हैं, बस हार्डली खाना खाए और सो गए, सब थके हुए थे। अगले दिन जो सामान हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में लाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो सारा वापस लेकर जाना है। 26 kg में बेस कैंप, 3 स्टेजेस, और 26 kg में नीचे लेके गई। ओके। और वो बेस कैंप लेके के फिर अगले दिन 25 किलोमीटर करके हमें रोड तक पहुंचना था। वो तो एक और नया चैलेंज है फिर। सो हम इतने एग्जॉस्ट हो गए थे ना 3 दिन बाद, समिट के बाद भी इतना ख्वारी करके, तो होटल में जाके हमने कोई घूमना फिरना नहीं किया। हमारे पास 2-3 दिन थे, हमने सिर्फ रेस्ट करना। जाहिर बनता भी रेस्ट था उसके बाद। तो 3 हफ्तों के बाद हमने शावर लिया था और 2 दिन सोए रहे हम वहाँ पे। जाहिर रेस्ट आपने किया। समर, अक्सर जब हम किसी भी माउंटेनियर से पूछते हैं कि समिट करते हुए क्या फीलिंग थी, तो वो उसमें से कुछ लोगों की राय होती है कि उस वक्त कोई फीलिंग नहीं होती, बंदा उस वक्त ठंड एंड माहौल ऐसा होता है, बस बंदा तस्वीर लेते वापस आता है। सो इज इट द केस, या वाकई ऊपर पहुंच अकम्पलिशमेंट या कोई फीलिंग होती है, कोई ख्याल आता है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा मेंटल गेम है, अपने माइंड को एक्टिवेट रखना होता है। वहाँ अंग्रेज कहते थे ना, व्हाट इज़ योर mantra, आप क्या चीज़ आपको चलाती है? तो मैंने कहा हमारा mantra आयतुल कुर्सी है। तो मैं वो कॉन्टीन्यूसली आई वाज प्रेइंग अलोंग द वे। मुझे बस ये था कि मैं अपनी तरफ से 100% दूँ, मेरी फिटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना आए, तो मुझे चलना है लास्ट तक। और दूसरा मैं ये करी थी कि मुझे इतनी वेदर विंडो मिल जाए कि मैं समिट करके नीचे आ जाऊँ, वापसी पे जो मर्जी हो। वही हुआ था। बट वी वर वेरी हैप्पी कि हमें समिट मिल गया था। और जो बाकी ख़वातीन थीं जो आपकी ऑल वुमेन एक्सपीडिशन में, वो दूसरे मुल्कों की थी? वो सारी यूएस से थी, मेजॉरिटी डिफरेंट स्टेट से। अच्छा। एक मेरे साथ और मुस्लिम खातून थी, शी वाज फ्रॉम इजिप्ट। ओके। सो हमें अपने वज़ू नमाज के बहुत मसले होते थे, वहाँ पे पानी नहीं मिलता था और टाइमिंग्स मैच नहीं करती थी, पूरे दिन हमें चलना होता था। लेकिन वी वर शेयरिंग कैंप, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम ईच अदर और हमें बड़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि हम बेशक डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, बट वेरी सिमिलर कल्चर। और इन तमाम ख़वातीन के लिए ये वाली हाइट या ये वाली माउंट, इस लेवल पे पहुंचना, दैट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर एवरीबॉडी?
Most of them, yes. ओके सो कोई एक आधी कोई वीक आपको जिसमें आप सारी बैठ के बात करें ये थोड़ा सा ना स्लो हो जाती है, डाउट हो उस पे। कोई एक ग्रुप में कोई एक आध होती है ना अच्छा, surprisingly all of us were very strong and very tough. माशाल्लाह, great. और हम सब ने ही उनमें से सबसे ज़्यादा माउंटेन एक्सपीरियंस मेरा था। ओके सबसे ज़्यादा ट्रैक्स मैंने किए थे, समिट्स मैंने किए हुए थे, क्योंकि मैं सो स्नोबोर्डिंग आप तो लीडर थी उनकी, इसका मतलब गाइडेंस आपसे लेती होंगी वो। सो वो समझ रहे थे बस समर ये इसको कुछ नहीं होगा, इसने तो करना ही करना है समिट। लेकिन एंड पे हम लोग 15-20 कदम चलते थे, फिर समिट को देखते थे, फिर 15-20 कदम चलते थे। एवरीबडी वाज एग्जॉस्टेड और समिट के पास यही होता है कि आप बहुत स्लो हो जाते हैं। ओके तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं बेसिकली, बिकॉज कभी एनर्जी आपकी डाउन होगी, कभी दूसरे की डाउन होगी, तो वो ऑब्वियसली एक दूसरे से आप मोटिवेशन ले रहे होते हैं। एक और चीज़ हुई थी, मैं बहुत चीज़ें फर्स्ट टाइम हुई थी मेरे साथ इस एक्सपेडिशन में। पाकिस्तान में तो हम बस 2-3 टाइम खाना खाते हैं ना, पराठे अंडे खाए, चाय पी और निकल गए समिट पे। ये फर्स्ट टाइम था जब मेरे साथ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे गियर गिफ्ट भी दिया था, मुख्तलिफ उनके पास ब्रांड्स थे। तो ये फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन बार्स, एनर्जी बार्स के साथ क्लाइंब की। ओके सो मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म करी थी सारा। तो वो कहते समर आपकी ना इंड्योरेंस बहुत अच्छी है। मैंने कहा ये फर्स्ट टाइम है जब मैं हाई ऑक्टेन लेके मेरी मशीन चल रही है, नहीं तो मैं तो सिर्फ खाने मैं तो अंडे पराठे पे बनना चलती थी पहले। तो मैंने कहा अभी इसलिए मेरी और भी अच्छी हो गई है, बिकॉज आई एम कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अच्छा, अभी आपने कहा कि समिट के पास पहुंच के आप स्लो हो जाते हैं, क्यों? ये क्यों होता है माउंटेनर्स के साथ? 2 रीजंस होती हैं, क्योंकि आप के पिछले जितने भी स्टेजेस होते हैं डेली बेसिस पे आप जितना कर रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी गिर रही होती है। बिल्कुल ठीक है। और ये क्योंकि था भी एलिवेशन 7000 तक था ऑलमोस्ट, तो जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन कम होती है, हो जाते हैं, ट्रू। और आपकी जो कैलोरीज या खाना या जो भी आपका जल रहा होता है एक नॉर्मल पे से, उससे डबल ट्रिपल पे बर्निंग शुरू। सो इसलिए हर घंटे बाद वो हमें रेकमेंड करते थे कि ब्रेक लेके कुछ खाएं, ईट समथिंग, ताकि वो गिरे नहीं और आप मेंटेन रख सकें। That's great. अच्छा, वो इसीलिए कहते हैं ना समिट से पहले भी अक्सर हमारे पास जब गेस्ट आ रहे थे वो कह रहे होते कि वो हल्का सा वेट आपको रखना होता है, मतलब हल्का सा वेट गेन, फिटनेस ऑब्वियसली होती है, लेकिन इतना मार्जिन होना चाहिए कि आप जब आपकी जो कैलोरीज बर्न हो रही हैं तो वो आप कम से कम इतना हो कि आप मेंटेन कर सकते हो, आपकी एनर्जी रहे आपके अंदर। So so is it the case? They were giving us a lot of sugar, हालांकि मैं नॉर्मल रूटीन में नहीं खाती हूँ, लेकिन एनर्जी गम्स, जेल, डिजर्ट्स वो हमें देते थे हाई कैंप में। मैं हैरान होती थी यहाँ पे हमें चीज़ केक मिल रहा है लेकिन फिर मैंने उन्हें कहा मेरा वेट, उन्होंने मुझे कहा, जो हमारी लीडर थी, कहते हैं कि समर आपका वेट बढ़ा ना एक्सपेडिशन पे, मैं आपको कैश प्राइज दूंगी। नहीं बढ़ा, हाँ मतलब नहीं बढ़ेगा ना समर, कैसे बढ़ेगा? जितना चल के और वो पहाड़ों पे जाके जो मर्जी खा ले वहाँ। जब मैं वापस आई मेरा 4-5 kg गिरा हुआ। हाँ, दैट्स नॉर्मल, इतना तो गिरना भी था। समर, अच्छा इससे पहले माउंट एल्ब्रस और अभी ये, और आई एम श्योर कि और भी आपने जितने किए हैं, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या सोचा है? स्टेप बाय स्टेप किसी तरफ तो आप जा रही हैं ना, व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा, जैसे जैसे मैं आगे एक्सपेडिशंस कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग फॉर 7 समिट्स, सारी ग्लोबल पीक्स हैं। दिस वाज माय 3rd 7 समिट। ओके। सो विद एवरी पीक आई रियलाइज कि हमारी प्रेजेंस एज अ पाकिस्तानी नेशन माउंटेन स्पोर्ट्स में नहीं है, बहुत कम है। अच्छा। Then I realized कि we need to be out there, like more of us should be out there in different, सिर्फ माउंटेनियरिंग में नहीं, हर जगह पे। स्नोबोर्डिंग में हम नहीं है, स्कीइंग में इंटरनेशनली हम नहीं है, जितने रेसेस होते हैं, माउंटेन बाइकिंग में हम लोग नहीं है, रॉक क्लाइंबिंग में नहीं है। हालांकि वी हैव द बैकयार्ड, प्लेग्राउंड तो है, हमारे पास सबसे अच्छा है, बट वी आर नॉट देयर। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह क्या फाइनेंसेस है, स्पॉन्सरशिप्स हैं? मैसिवली। किसी भी एथलीट को उठा लें, किसी ने अपनी गाड़ी बेची होगी किसी चैंपियनशिप के लिए, किसी ने वो नू दस्तगीर जो उसने अपना घर बेचा था, मैं कर्जा लेके गई थी 10 लाख का टिकट के लिए। अभी वापस पूरा हो गया कि नहीं? नहीं अभी तक नहीं दिया। सो आई एम वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो अभी मुझे उतारना है, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम। एंड एक तो बेसिक अवेयरनेस नहीं है, दूसरा वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा ये तो पैसे लगा के इतना ज़ाया करके पहाड़ पे चढ़ के आ जाते हैं, क्या मिलता है, मतलब इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? सो जब मेरी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी, लाइक इंटायर नेशन वाज सेलिब्रेटिंग इट मैसिवली, बट देन देयर वर पीपल जो मुझे टैग कर रहे थे कि अच्छा समर खान ने अगर ये किया है तो इससे एज अ नेशन हमें क्या फ़ायदा है, व्हाई शुड वी सेलिब्रेट इट? सो जस्ट फॉर बेसिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन थ्रू योर प्लेटफॉर्म, प्लीज 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो जब आप चाहते हैं लोगों को रियलाइज होता है कि दुनिया में ये भी कोई मुल्क है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे यूरोपियन और अमेरिकन को नहीं था पता, पाकिस्तान भी कोई
वहाँ के भी कोई माउंटेनियर्स, क्योंकि हम सिर्फ एक्सट्रीमिज्म के लिए जाते हैं, दिखाया गया उस परसेप्शन को चेंज करना है, नॉट दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट। दूसरी चीज़, जितने ब्रांड्स के साथ मुझे वहाँ कनेक्ट किया गया, दे न्यू अबाउट अ पाकिस्तानी वुमेन, अ पाकिस्तानी स्नो बोर्डर, और फिर जब उनको कराक्रम हिमालय और मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया, मेरे पोस्ट और प्रोफाइल पे वो गए, सो दे ऑफर्ड कि अच्छा हम फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। नाइस। सो अगर आपने आपका कितने एक लोगों के लिए athlete- आसान किया रास्ता। ये कोलैबोरेशन जो हम कह रहे होते हैं ना कि लोग आए पाकिस्तान में या हमारे टैलेंट को ले जाएं, प्रमोट करें, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। तो बाहर की कंपनीज अगर आपकी किसी एक एथलीट की वजह से आती हैं एंड दे गेट टू इन्वेस्ट हियर, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स देती हैं, सो इसमें आपकी टूरिज्म इंप्रूव हो रही है, आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स इंप्रूव हो रहा है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप 7 समिट्स करते हैं तो ये एक आम चीज़ नहीं है, ये ऐसे ग्लोबल एडवेंचर की किताबों में आपका नाम आता है एक लिस्ट में। सो अब वो 7 समिट्स की लिस्ट देखें तो उसमें बहुत सारे आपको एथलीट, पाकिस्तानी कोई एक समीना बेग है अभी तक। ओके, सो वी नीड टू बी आउट देयर इन द वर्ल्ड ऑफ ज़्यादा एडवेंचर से ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स। पहुंचना चाहिए। लेकिन हाँ, आपकी बात दुरुस्त है कि अगर उसमें इश्यूज हैं तो वी नीड टू एड्रेस दोज इश्यूज, वो स्पॉन्सरशिप्स के हों, वो सपोर्ट के हों, वो अब इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी हों। जिस तरह आप एक्शन स्पोर्ट्स को, एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर आगे चल रहे हैं, इस पर मैं लास्ट कमेंट भी लूँगा आपसे कि हाउ डू यू सी दिस, कि जितने सालों से माशाल्लाह आप काम कर रही हैं, आपने बहुत सी लड़कियों को साइकिलिंग की तरफ भी राग़िब किया, कितना रुझान बदला है अब? या स्टिल आपको लगता है कि नहीं, अभी भी बहुत मुश्किलात हैं लड़कियों के लिए एक्शन स्पोर्ट्स की तरफ आने में? सो अभी हमारे 2-3 एलाइज छोटे छोटे स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, इंक्लूडिंग माइंड समर कैंप में। अभी मैं चित्राल से आई हूँ 2-3 दिन पहले, हमने वहाँ पे, हमारा हर साल एक क्लब होता है, हम डिफरेंट गांव में जाके वहाँ पे स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग सिखाते हैं। ओके, अब 2-3 साल से वो लड़कियाँ छोटी छोटी चैम्पियनशिप्स में भी आ रही हैं। इमेजिन नेशनल चैम्पियनशिप्स में वो आ रही हैं, इंटरनेशनल का तो खैर अभी अगर कोई ट्रेंड बना तो वो उधर भी जा सकती हैं। सही। सो ग्राउंड लेवल पे जितने हमारी कोशिश है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वी नीड मोर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्रांड्स एंड पीपल टू इन्वेस्ट इन इट। बिल्कुल, तभी हम ग्लोबली अपना कोई मार्क या लेगेसी बना पाएंगे इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। इंशाल्लाह। Okay, केटू बड़ा की ख्वाहिश है, समर सॉरी केटू की ख्वाहिश है। केटू मैंने एंड पे रखा है सब कुछ करने के बाद। सबसे आखिर में सबसे मुश्किल सुनने में लग रहा होगा आपको, बिकॉज जो करके आते हैं ऑब्वियसली वो बताते हैं कि कितने एक्सट्रीम एडवेंचर वो है। ये पीक टेक्निकल नहीं थी, लेकिन इसमें मुझे रियलाइज हो गया कि जैसे जैसे अब मैं आगे जाऊंगी, इंड्योरेंस बहुत चाहिए थी, सब कुछ, बट देयर वाज नो रोप फिक्सिंग एंड नो सच थ्रेट, लाइफ थ्रेट नहीं था कि मैं कहीं गिर जाऊंगी, ऐसा कुछ भी। बट जैसे जैसे अब मैं आगे जाऊंगी, सो अभी एवरेस्ट मुझे करना है, फिर उसके बाद K2 करना है, सो आई नो कि कितनी स्ट्रेंथ और एफर्ट्स लगती हैं मुझे, कितने स्किल्स इंप्रूव करने हैं। एवरेस्ट की तो अभी क्लाइंबिंग फीस भी उन्होंने $15,000 कुछ बढ़ा दी है। अभी पिछला कर्जा उतारना है। तो चलें अगले की अब बात कर रहे थे, लेकिन वी रियली विश कि आपको स्पॉन्सर भी मिल जाए। वी सो प्राउड ऑफ यू, एंड देन देखने वाले भी इस चीज़ को ज़रूर देखें, स्पेशली सोशल मीडिया, जो एक हम कहते हैं ना कीबोर्ड वॉरियर्स जो बैठे हुए होते हैं, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, इस चीज़ को मेक श्योर किया करें, जब अगर कोई भी शख्स कुछ अचीव करके आता है, स्पेशली वो इतनी एफर्ट के बाद जाता है और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करता है, अपने इंडिविजुअल लेवल पे तो उसकी एक अचीवमेंट ज़रूर होती है, बट एक ब्रॉडर पिक्चर में अगर देखें तो वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाया करें, प्लीज़ पॉजिटिव रहा करें। उसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते ना, खामोश रहें बेशक, लेकिन किसी को डीमोटिवेट ना किया करें कि वो अगला स्टेप लेने से पहले 10 मरतबा सोचे कि उसने इस स्टेप को किस तरीके से लेना है। सो हम सबको ये सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि अगर हम खुद कुछ नहीं अचीव कर रहे तो कम से कम अगर कोई पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा है या अपने लिए कुछ कर रहा है तो उसको प्रमोट करें, उसको सपोर्ट करें, ना कि ये कि उसको बिला वजह क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि यू हैव नथिंग टू डू, आपके पास कुछ नहीं है करने को, तो खाली दिमाग में कुछ ना कुछ तो करना है, तो चलो ठीक है जी, कोई कुछ करके आए उसके अंदर कीड़ा निकाल दें। इसी तरह से ना हमने कुछ लिख देना ताकि हम लाइमलाइट में आ जाए। तो प्लीज़ अटेंशन सीकिंग की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जहाँ पर पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो काइंडली अपने मुल्क के लिए आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। Absolutely, Samar, thank you so much for joining us today. Thank you. It was wonderful having you, and all the best. अगले एक्सपीडिशंस के लिए भी, और जल्दी करें, K2 में तो जल्दी मौका है। I'm sure you can do it. 2025 में सेट कर देंगे अपना गोल कि आपने कर लेना है, एटलीस्ट माउंट एवरेस्ट। I don't know उसका सीजन अभी है कि नहीं। इंशाल्लाह समर, ऑल द बेस्ट फॉर यू। हमें लेनी है आपसे इजाजत, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।